हेलो दोस्तों, ऑर्बिटल केमिस्ट्री में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर सोल्यूशन का चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका एक लेक्चर हो चुका था। उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी, जैसे कि मैंने उसमें सोल्यूशन का डेफिनेशंस आपको बताया था, उसमें कुछ कंसंट्रेशन के टर्म्स आपको बताया था, जैसे कि उसमें मोल फ्रैक्शन आपको बता दिया था। और मोल फ्रैक्शन के लिए मैंने आपको बताया था ये भी एक कंसंट्रेशन का टर्म्स है। और वहाँ पर मैंने आपको बताया था जिस भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आपको सोल्यूशन में बताना है, आपको करना क्या है, उसके मोल अपान सोल्यूशन के टोटल मोल कर देना था, तो मोल फ्रैक्शन निकल जाता। फिर मैंने कहा अगर वेपर फेज में हमसे पूछा जाए कि वहाँ पर बताओ कि अगर कोई वेपर्स हो, कोई गैसेस हो, आपस में एक से ज़्यादा गैसेस किसी कंटेनर में भरी हो, और वहाँ पर हमसे मोल फ्रैक्शन पूछा जाए तो हम लोग क्या करते थे, तो उसके द्वारा लगने वाला प्रेशर, जिस कंपोनेंट का, जिस पर्टिकुलर गैस का पूछा जाता था, उसके द्वारा लगने वाला प्रेशर अपन टोटल प्रेशर कर देते थे। फिर उसके बाद एक कंसंट्रेशन का टर्म्स मैंने पढ़ाया था जिसका नाम था मोलैलिटी, स्मॉल एम। और इसका ही कहना था कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में या फिर 1000 ग्राम सॉल्वेंट में सोल्यूट के जितने मोल डिजोल्व होते उसी को कहते थे, उसका मोलैलिटी कहा जाता था। फिर मैंने कहा था इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के लिए मैं ए और बी दो कंपोनेंट यूज़ करूँगा। ए बताएगा सोल्यूट को और बी बताएगा किसको, सॉल्वेंट को बताएगा। और वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर हम बात करते हैं वहाँ पर मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी दोनों के बीच में अगर रिलेशन देखा जाए, तो मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी के बीच का जो रिलेशन था काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और रिलेशन कुछ इस प्रकार था, XA/XB बराबर मोलैलिटी इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट अपान 1000 चल रहा था। ठीक है, जिसपे लास्ट टाइम हम लोग आखिरी क्वेश्चंस भी किए थे वहाँ पर पिछले लेक्चर में। अगर आपने ये सब नहीं पढ़ा है तो आप उस वाले लेक्चर में जाकर के देख सकते हो। तो चलिए हम लोग यहाँ पर कंसंट्रेशन का अगला टर्म पढ़ते हैं यहाँ पर, जिसका नाम है मोलैरिटी। और मोलैरिटी के केस में अगर हम लोग बात करते हैं, ये कंसंट्रेशन का टर्म बहुत ही डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया कहाँ पर, आप बताओगे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में, जहाँ पर इसी से ही क्वेश्चन की शुरुआत हुई थी। और इनके केसेस में मोलैरिटी के क्या डेफिनेशन था, अगर डाइल्यूशन किया जाए तो क्या होगा, मिक्सिंग किया जाए तो क्या होगा, डेंसिटी अगर दिया है क्वेश्चंस में तो क्या करना पड़ेगा, कैसे फॉर्मूले को चेंज करते, तो वो सारे केसेस वहाँ पर डिटेल में पढ़ाया गया। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसको जाकर के आप पहले कवर करो। ठीक है, तो मोलैरिटी की बात करते हैं, कैपिटल एम। यहाँ पर आपको यही बताया गया था कि अगर हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, ठीक है, 1 लीटर का सोल्यूशन ले लेते हैं, 1 लीटर सोल्यूशन। याद रहे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 1 लीटर सोल्यूशन लेते हैं, सोल्यूशन। उसमें सोल्यूट के जितने मोल प्रेजेंट होंगे उसी क्या बोलते हैं, मोलैरिटी कहा जाता है। ये सारी चीज़ें आपको बताई जा चुकी हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर या फिर 1000 ml सोल्यूशन। तो फॉर्मूला हो जाएगा मोलैरिटी बराबर N/V इन लीटर, यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर हो जाती है। आया समझ में। तो यहाँ पर अगर हम चाहें तो सोल्यूट का जो मोल है, N किसका है, सोल्यूट का मोल, V कौन है, पूरे सोल्यूशन का वॉल्यूम है। सोल्यूट के मोल को लिखना चाहें तो सोल्यूट का मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट भी बोल सकते हैं। फिर सोल्यूशन का वॉल्यूम अगर ml में है तो हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फॉर्मूला यहाँ तक पहुँच जाता है। फिर मैंने आपको बताया था अगर क्वेश्चन में डेंसिटी दिया हो, मोलैरिटी का क्वेश्चन हो, डेंसिटी दिया हो, सोल्यूट के बारे में जानकारी दिया हो कि X% बाई वेट बाई मास ऐसा कुछ है, तो फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते थे, T10 × D × X अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। तो ये सारी बातें आपको पढ़ाई जा चुकी है, बस यहाँ पर थोड़ा थोड़ा हम लोग देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर भी कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, यहाँ पर हमें जो अच्छे से समझना वो ये है कि यहाँ पर हमें देखना है रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी, स्मॉल एम एंड कैपिटल एम। हमें स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच का रिलेशन देखना है, और रिलेशन आप किसी को याद रखना है, कोई डेरिवेशन पे नहीं जाना है आपको। यहाँ पर स्मॉल एम यहाँ पर क्या है, मोलैलिटी, ठीक है, और कैपिटल एम जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वो क्या हो जाता है, मोलैरिटी है ये। तो स्मॉल एम बराबर कैपिटल एम अपान यहाँ पर डी माइनस, डी कौन है यहाँ पर, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, माइनस मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट अपान 1000। तो यहाँ पर स्मॉल एम जो हो जाता है ये आ जाता है मोलैलिटी, कैपिटल एम जो हो जाता है यहाँ पर मोलैरिटी आ जाता है, ठीक है, और डी जो यहाँ पर आपको बताया गया है ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना। तो रिलेशन एक बार फिर से बताओ ऐसी, स्मॉल एम बराबर कैपिटल एम अपान डी माइनस फिर से कैपिटल एम मोलैरिटी इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट अपान 1000। याद रहे यहाँ पर जो मॉलिकुलर वेट यूज़ किया जा रहा है सॉल्वेंट का नहीं, पता चला बाद में आप फॉर्मूला जब रखना हो, क्वेश्चन आ जाए सामने एग्जाम में तो वहाँ पर भूल गए, वहाँ पर सॉल्वेंट रख दिया। तो याद रखना यहाँ पर कौन है, सोल्यूट है। आया समझ में, सोल्यूट है वहाँ पर, ये चीज़ ध्यान देना। अच्छा, अगर इस फॉर्मूले को जब न्यूमेरिकल्स करते हैं, आपको तो 1000 को डी में मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 इंटू डी, फिर से माइनस वाले ये टर्म, फिर 1000 ऊपर चला जाएगा, और इसका फॉर्मूला जो बन के तैयार हो जाता है जिसपे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं वो ये हो जाएगा 1000 इंटू एम अपान 1000 इंटू डी, फिर से माइनस मोलैरिटी इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। है समझ में।
1000 इंटू मोलैरिटी अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी माइनस फिर से मोलैरिटी इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये फॉर्मूला हर किसी को याद रखना है, ठीक है। इस पे न्यूमेरिकल्स पूछे जा चुके हैं। तो चलो कैसा न्यूमेरिकल्स पूछा गया था, यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। ऐसा कुछ था वहाँ पर, कहा गया डेंसिटी ऑफ एक सोल्यूशन है जो कि 0.05 2.05 मोलर सोल्यूशन है एसिडिक एसिड का, और उसकी डेंसिटी इतनी है। पूछा गया मोलैलिटी मतलब स्मॉल m क्या होगा, आ समझ में। तो आपसे पूछा जा रहा है स्मॉल m की वैल्यू क्या आएगी, ये बताओ। तो चलिए इसको हम बात करते हैं कि कैपिटल M दे करके डेंसिटी दे करके स्मॉल m पूछा जा रहा है कि हमारे पास इनका कोई रिलेशन है। तो हम बताएं कि हाँ अभी पढ़ के आ रहे हैं स्मॉल m बराबर 1000 इंटू मोलैरिटी अपॉन 1000 इंटू स्मॉल d माइनस फिर उसके बाद क्या कैपिटल M मोलैरिटी इंटू मॉलिकुलर वेट किसका, आप बताओगे A मतलब सोल्यूट का। चलिए अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, अब वैल्यू को रख करके सॉल्व करना है। 1000 इंटू बताओ मोलैरिटी की वैल्यू कितना दिया 2.05 है, फिर से 1000 इंटू यहाँ पर इसकी वैल्यू दी गई 1.02 माइनस फिर से 2.05 इंटू आपको बताया यहाँ पर ये मॉलिकुलर वेट सोल्यूट का रखना है। कौन सोल्यूट यहाँ पर, एसिडिक एसिड इन वाटर, इसका मतलब एसिडिक एसिड कौन है आपका, सोल्यूट है। और याद रहे एसिडिक एसिड की बात करते हैं CH3COOH, आप इसका मॉलिकुलर वेट निकाल सकते हैं। ये 60 आता है, सेम यूरिया के बराबर ही आता है। तो बताओ कि यहाँ पर 60, अब रख करके सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको बताइए यहाँ पर ये पॉइंट, यहाँ पर 3 पॉइंट्स आगे शिफ्ट हो जाएगा, वहाँ पर 2050 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, यहाँ पर भी 1020 माइनस यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6 5 30, यहाँ पर 12, ठीक है। इतना एक ज़ीरो और 2 डिजिट के बाद हम पॉइंट को लगा देते हैं, ये रहा। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो आप देखेंगे 2050 1020 में से हम 123 घटाते हैं 897 आ जाता है 897। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2.28 इतना आ जाता है। समझ में कि अगर किसी क्वेश्चंस में आपको क्या दे दिया जाए, मोलैरिटी दे दिया जाए और वहाँ पर डेंसिटी दे दिया जाए, आपसे स्मॉल m पूछा जाए तो आप सॉल्व कर सकते हो कुछ भी। यहाँ पर आप देखा जाए 3 लोग हैं, 3-4 लोग जो भी हैं, एक तो स्मॉल m है पूछा जा सकता है या फिर दिया जा सकता है, दूसरा कौन है कैपिटल मोलैरिटी है, डेंसिटी है, और ये कौन है मॉलिकुलर वेट है सोल्यूट का। तो इनके साथ एक फॉर्मूला बनता है जो आपको ध्यान देना है। समझ में। चलिए अगला कंसंट्रेशन का टर्म्स हम लोग यहाँ पर देखते हैं, नाम है उसका नॉर्मेलिटी। और नॉर्मेलिटी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये भी मैं आपको वहाँ पर अच्छे से डिटेल में पढ़ाया था, इनके कई केसेस बताया था। अगर एसिड को ही मिलाया जाए, कई एसिड को एक साथ मिलाया जाए तो फाइनल की नॉर्मेलिटी कैसे निकालोगे, कई बेसिस को मिलाया जाए, अगर एसिड और बेस सबको मिलाया जाए, ठीक है। कई लोगों को आपस में एसिड भी हैं, कुछ कुछ बेसिस हैं, तो उसकी नॉर्मेलिटी कैसे, डाइल्यूशन के केस में नॉर्मेलिटी फाइनल की कैसे निकालते थे, ये सारे केसेस मैंने वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में बहुत डिटेल में आपको बताया थे वहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा बस इनका भी नाम यहाँ पर ले लेते हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन के टर्म्स हम लोग पढ़ रहे हैं। मैंने कहा कि यहाँ पर इस बात का ध्यान देना है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि वो सोल्यूशन की बात करते हैं, सोल्यूशन में कई सारी चीज़ें हम लोग को पढ़नी है यहाँ पर। अभी पहला ही टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं जिसका नाम है यहाँ पर क्या, आप बताओगे कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो कंसंट्रेशन सोल्यूशन के बाद हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूशन, मतलब कोई भी सोल्यूट वगैरह है तो सोल्यूशन में कितना सॉल्युबल होगा, ये सारी चीज़ें। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर वेपर प्रेशर से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। फिर उसके बाद क्या आ जाता है कि वहाँ पर आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशंस पढ़ेंगे। फिर सबसे लास्ट में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं जो सोल्यूशन के अंदर देखी गई, ऑब्जर्व की गई। अब उसी पे हमें क्या करना, अपना कैलकुलेशन लगाना, अपना हिसाब लगाना है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब यही होता है कि कोई चीज़ अगर हम पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर कोई न कोई हमें कैलकुलेशन, कोई न कोई हिसाब ज़रूर करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आते हैं, तो हम देखते हैं यहाँ पर अगला जो टर्म है कंसंट्रेशन का, नाम है उसका नॉर्मेलिटी। और नॉर्मेलिटी के लिए एक बार फिर से आप बताओगे 1 लीटर का क्या लेते हैं पता है, सोल्यूशन। सोल्यूशन यहाँ पर 1 लीटर का होगा, और यहाँ पर जो सोल्यूट प्रेजेंट होगा हम उसका मोल नहीं बोलेंगे, बताओ क्या बोलेंगे, अगर याद है तो बताओ। अब बताओगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि 1 लीटर सोल्यूशन में सोल्यूट के जितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका नॉर्मेलिटी कहते हैं। आया समझ में, उसी को हम उसकी नॉर्मेलिटी के नाम से जानते हैं।
और यहाँ पर वही आपको बताया कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। और आपको पता है ग्राम इक्विवेलेंट की जब बात आई तो वहाँ पर मैंने कहा था कि सोल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट का सोल्यूट के मास अपॉन सोल्यूट का इक्विवेलेंट वेट। इसी पे तो पूरा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस खत्म हो गया। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट को समझने लगे तो पता चला मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। फिर का इक्विवेलेंट वेट की बात आई तो मोलर मास अपॉन एक्स, और जब एक्स की बात आ गई तो पता चला इसको इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट फैक्टर या फिर कन्वर्जन फैक्टर कहते थे। फिर वहाँ पर मैंने आपको डिफरेंट केसेस बताए, एसिड के केस में कैसे, बेस के केस में कैसे, आयन के केस में कैसे, साल्ट के केस में कैसे, और अगर बात करते हैं वहाँ पर कोई रेडॉक्स रिएक्शन है तो वहाँ पर कैसे करेंगे। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर आई थी, तो उसके बारे में बहुत चर्चा वहाँ पर हुई है। तो अब बस यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला देखेंगे। तो नॉर्मेलिटी बराबर, अब बताओ ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूट का, तो ग्राम इक्विवेलेंट यहाँ पर क्या लिखा, मास अपॉन इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अगर एमएल में है तो 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये नॉर्मेलिटी, ये भी एक कंसंट्रेशन का टर्म है। और अगला जो कंसंट्रेशन का टर्म हम लोग बात करने जा रहे हैं, ठीक है, उसका नाम है यहाँ पर फॉर्मेलिटी। और अगर फॉर्मेलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ नया नहीं है, बस एक ही बात नहीं है, याद रखना कि जैसे मोलरिटी कैपिटल एम था वैसे फॉर्मेलिटी डिट्टो वही होते हैं। वो भी कहता था 1 लीटर में कितने सोल्यूट के मोल हैं, ये भी कहता है 1 लीटर में सोल्यूट के कितने मोल है। बस डिफरेंसेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो डिफरेंसेस यहाँ पर हमें ये देखना है। ठीक है, अगर कोई आयनिक या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट, ठीक है, यहाँ पर टर्म बोलता है, ऐसा सोल्यूट अगर यूज़ होता है तो वहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मेलिटी बोल देते हैं। तो कहने का मतलब फॉर्मेलिटी इज द सेम एज अ मोलैरिटी व्हेन सोल्यूट इज इलेक्ट्रोवैलेंट। इलेक्ट्रोवैलेंट का मतलब यहाँ पर आयनिक सोल्यूट अगर यूज़ कर रहे हो, 1 लीटर सोल्यूशन में आपने आयनिक सोल्यूट डाला है तो उसको हम मोलरिटी से अच्छा वहाँ पर फॉर्मेलिटी बोल सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो प्रैक्टिस में होता है मोलरिटी तब भी बोल दिया जाता है। ठीक है, तो आप बताओगे कंपाउंड देन मोल पर लीटर, सब बताओगे मोलरिटी इज नोन एज अ फॉर्मेलिटी। तो सिंपल सा है, वहाँ पर बताया था, एक क्वेश्चन भी कराया था। आते हैं यहाँ पर कुछ और कंसंट्रेशन के टर्म्स को आगे लेके चलते हैं। चलिए, यहाँ पर कंसंट्रेशन का जो अगला टर्म है नाम है मास परसेंटेज या फिर परसेंटेज बाई मास, W/W। ठीक है, और यहाँ पर इसका मतलब क्या हो जाता है, मास परसेंटेज या फिर परसेंटेज बाई मास। ये हो जाता है कि अगर, ठीक है, सोल्यूट और सॉल्वेंट इन सब का हिसाब हम क्या करते हैं, मास में बताएंगे, और परसेंटेज का मतलब 100। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर पूरा सोल्यूशन 100 ग्राम हो, कितना हो, 100 ग्राम हो, तो सोल्यूट का कितना ग्राम उसमें होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, उसका मास परसेंटेज। अगर हमसे पूछे जाए मास परसेंटेज सॉल्वेंट का बताओ तो फिर से वही होगा। तो हम देखेंगे इसका मतलब है कि 100 ग्राम सोल्यूशन में सॉल्वेंट के कितने मास है। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं लूँ, मान लेता हूँ 100 ग्राम हमारा सोल्यूशन था, उसमें सोल्यूट केवल 20 ग्राम प्रेजेंट है, तो पूछा जाए बताओ सोल्यूट का मास परसेंटेज क्या होगा। आप बताओगे 20, क्या हो जाएगा, 20 मास परसेंटेज पाया जाता है, मतलब 20 आप बताओगे ग्राम सोल्यूट के प्रेजेंट है किसमें, 100 ग्राम। अच्छा, मान लेते हैं सॉल्वेंट का पूछा जाता तो क्या करते हैं, अब तो अगर 20 ग्राम हमारा सोल्यूट है तो बचा हुआ 80 ग्राम कौन होगा 100 में से, आपका सॉल्वेंट होगा। तो सॉल्वेंट का मास परसेंटेज कितना आएगा, 80% आ जाएगा। 80% मास बाई मास या फिर मास परसेंटेज होगा। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। तो यहाँ पर भी बताया गया अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अगर हम सोल्यूट के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं ना, तो सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूट का ग्राम में मास कितना प्रेजेंट होगा 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मास बाई मास, W/W, अगर हम कह सकते हैं इसको कहते हैं मास परसेंटेज भी परसेंटेज बाई मास ऑफ सोल्यूट। अगर हमसे पूछा जाए हम यहाँ पर ये कहेंगे मास ऑफ सोल्यूट अपान मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। सिंपल सा मतलब कितना है अपान कितने में इंटू 100। कितना मास है सोल्यूट का अपान कितना मास है पूरे सोल्यूशन का इंटू 100। याद रहे यहाँ पर भूल बस कभी सॉल्वेंट मत कर देना, पूरा सोल्यूशन की बात करता है ना, पूरे टोटल की बात करता है। मास ऑफ सोल्यूट अपान टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन इंटू 100। तो कितना है अपान कितने में इंटू 100, ये होता था परसेंट। कभी भी किसी का परसेंटेज पूछा जाए कितना है अपान कितने में इंटू 100 कर दो। ठीक है, अब इसमें और कुछ अच्छी चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पर। अगर आपको कभी क्वेश्चन में ऐसा मिल जाए X% करके, मतलब यहाँ पर कोई नंबर हो इतना परसेंट W/W ऐसे लिखा हो, तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे उस क्वेश्चन में। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पर जो W ऊपर लिखा गया, W का मतलब मास या फिर वेट से लिया गया है। ये ऊपर जो यहाँ पर टर्म्स लिखा जाता है कि W और V इसी के रिस्पेक्ट में आपको मिलेगा, तो V मिलेगा तो W मिलेगा। तो ये याद रहे कि ऊपर जो भी साइन यहाँ पर W या फिर V लिखा गया वो लिखा जाता है सोल्यूट के लिए। किसके लिए लिखा जाता है, सोल्यूट के लिए।
अगर W है तो आप बताओगे यहाँ पर इसका मतलब ग्राम में लिया जाए, इसका मतलब यहाँ पर लिया गया है मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम। अच्छा नीचे भी W है, इसका मतलब कि ये भी मास की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल है किसके मास की बात कर रहा है? मास ऑफ सॉल्वेंट की नहीं, किसकी? पूरे सॉल्यूशन की। और W की यूनिट जो हम यूज़ करेंगे वो क्या होगा? ग्राम। तो यहाँ पर मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम और मास ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम, और ये क्या है? परसेंटेज, मतलब 100 की बात कर रहे हैं, मतलब पूरा मास कितना है? 100 है। 100 क्या? W की बात। पूरे को कौन बता रही है? नीचे वाला। नीचे किस में लिखा गया? W, और W का मतलब मास, मतलब वेट। अब बताओगे इसका मतलब ग्राम। अच्छा यहाँ पर एक नंबर लिखा जाता है, ये नंबर किसको बताता है? ये सोल्यूट के ही अमाउंट को बताता है। इसका मतलब यहाँ पर आप बताओगे ये जो यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है, आप बताओगे यहाँ पर जो ये लिखा गया है ये सोल्यूट के अमाउंट की बात कर रहा है, ये सोल्यूट को ही बता रहा है। चलो अब एक बार मैं इस लाइन को ओपन करता हूँ और आप अच्छे से पढ़ेंगे तो अभी आप यहाँ पर समझ जाएंगे क्या बोलना चाहते हैं। x% W/W, इसका मतलब बताओगे, अब बताओगे x, ये किसके लिए? सोल्यूट का। अब सवाल आता है x क्या? सोल्यूट का। ग्राम की ml क्या बताओगे? आप बताओगे यहाँ पर चेक किया, सोल्यूट के लिए ये ऊपर वाला होता है, और यहाँ पर W लिखा गया मतलब ग्राम। अब बताओगे x ग्राम ऑफ सोल्यूट, ठीक है, चलो ठीक है, x ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट इन कितने में? ये नीचे वाला बताएगा। यहाँ पर क्या होता है? W मतलब कि मास, और यहाँ पर ये परसेंटेज की बात कर रहे हैं, इसका टोटल कितना है? वहाँ पर 100। अब यही सवाल आता है 100 क्या लिखे? ml लिखे कि ग्राम? आप बताओगे कैपिटल W या फिर W लिखा गया, W का मतलब मास है, और मास की यूनिट क्या? ग्राम। तो आप बताओगे x ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, ये हो जाता है। कल को कभी भी ऐसा आपको ऐसा शॉर्ट में लिख दिया जाए कि ऐसा ऐसा है x% बाई वेट बाई मास, ऐसा आपको लिख दिया जाए, उस लाइन को अगर ओपन करके लिखना चाहें तो आप कैसे लिखेंगे? तो आप यही बताएंगे, ये आगे का नंबर सोल्यूट को बताएगा। अब वहाँ पर आपके पास 2 यूनिट चलती है, ml और ग्राम। तो सवाल आता है सोल्यूट का कितना? ग्राम लिखे कि ml? तो आपको यहाँ पर जो भी लिखा गया W/W, कभी काल आप देखेंगे V/V लिखा जाता है, कभी W/V लिख दिया जाता है। तो आप ये देखेंगे अगर W लिखा है, क्योंकि ऊपर वाला जो है वो सोल्यूट को बताएगा और नीचे वाले पूरे सोल्यूशन को बताता है। अगर W है तो आप बताओगे ये जो नंबर है उसको लिखो, फिर W है तो ग्राम लगा दो, मतलब इतना ग्राम प्रेजेंट है 100। फिर 100 के बाद फिर से रुकना है, देखना है क्या लगाएं, ml लगाएं कि ग्राम लगाएं। तो आप बताओगे W फिर से नीचे वाला जो लिखा गया वो पूरे सोल्यूशन को बताता है, वो भी W के साथ है, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? ग्राम, इतना ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो ऐसे यहाँ पर अगर कभी टर्म लिखा जाता है तो इसका मतलब ये हो जाता है, और ये परसेंटेज बाई मास, परसेंटेज बाई वेट को बताने का तरीका होता है। जैसे एक एग्जांपल अगर मैं बता दूं, कहीं पर लिखा है 29% मास बाई मास, इसका मतलब क्या बताओगे? पता है? इसका मतलब फिर से यहाँ पर किसको बता रहे हैं? पूरा सॉल्यूशन। और याद रखना पूरा सॉल्यूशन कितना होगा? वो 100 होगा, क्योंकि परसेंटेज मतलब 100 ग्राम। और ये कौन होगा? सोल्यूट। इसका भी क्या लगाना है हमको? ग्राम। तो इसका मतलब बताओगे 29 ग्राम, 29 ग्राम कौन? सोल्यूट, क्योंकि आगे का नंबर किसका नंबर है? सोल्यूट का नंबर, ठीक है। और यहाँ पर ये W के साथ, मतलब 29 ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन कैपिटल W, मतलब बताओगे 100 ग्राम सोल्यूशन। तो ये हो जाता है अगर 100 ग्राम का सोल्यूशन है उसमें से 29 ग्राम क्या निकल के आएगा? सोल्यूट निकल के आता है। तो ये रहता है वहाँ पर इसका मतलब। चलो इसी से मिलता जुलता अगला टर्म जो है यहाँ पर परसेंटेज बाई वॉल्यूम की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको बता रहा है परसेंटेज बाई वॉल्यूम, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब सिंपल से यह है कि अगर 100 ml का कोई सॉल्यूशन है उसमें सोल्यूट के कितने ml डिजोल्व होंगे, वही उसका क्या कहलाता है वहाँ पर? अब बताओगे परसेंटेज बाई वॉल्यूम। आया समझ में? तो कहने का मतलब एक एग्जांपल अगर मैं लूँ, मैं कहता हूँ कि 100 ml का सोल्यूशन था, उसमें सोल्यूट के जो मोल, सोल्यूट के जो वॉल्यूम थे वो 20 ml था। 100 ml में, पूरे 100 ml के सोल्यूशन में सोल्यूट 20 ml था, मतलब उसका वॉल्यूम परसेंटेज कितना हो गया? 20% V/V निकल के आता है। ना समझ में? तो ये चीज़ है। अच्छा अगर सॉल्वेंट का वॉल्यूम परसेंटेज पूछा जाता है इसी एग्जांपल में, तो आपको पता है अगर 20 ml आपका कौन है? सोल्यूट है, तो बचा हुआ 80 ml कौन होगा? आपका सॉल्वेंट होगा। तो सॉल्वेंट का अगर हमसे पूछा जाए वॉल्यूम परसेंटेज, आप बताते 80% V/V वहाँ पर प्रेजेंट होगा। तो ऐसा कुछ वहाँ पर हो जाता है। तो कहने का मतलब कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। तो अगर यहाँ पर पूरा सोल्यूशन क्या हो जाता है? 100 ml का होगा, उसमें सोल्यूट के कितने ml प्रेजेंट होंगे ये बतलाता है वहाँ पर परसेंटेज बाई वॉल्यूम।
इसको अगर लिखा जाए, पूछा जाए वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मतलब इसको कहते हैं वॉल्यूम परसेंटेज या फिर परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। तो सिंपल सा मतलब कितना वॉल्यूम है सोल्यूट का अपान पूरे सोल्यूशन का वॉल्यूम इंटू 100, कितना है कितने में इंटू 100, बस यही करना है हमें। ऐसा समझ में, जब भी वॉल्यूम परसेंटेज पूछा जाए कितना है कितने में इंटू 100, कोई भी परसेंटेज कभी पूछा जाए, केवल वॉल्यूम का नहीं, मास का जो भी पूछा जाए कितना उसका है, ठीक है, अमाउंट अपान टोटल का अमाउंट इंटू 100। मास की बात है तो यहाँ पर क्या बताया, मास ऑफ सोल्यूट अपान मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। वॉल्यूम की बात है तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपान वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100 हो जाता है। चलो यहाँ पर एक एग्जाम्पल से फिर से ऐसे समझते हैं। अगर हमें एग्जाम्पल वहाँ पर मिलता है, लिखता है x% v/v, ऐसे लिख देता। इसका मतलब क्या समझोगे? मैंने कहा v, ऊपर जो v लिखा है ये किसको बता रही है, सोल्यूट को बता रहा है। किसको बता रहे हैं, सोल्यूट। अच्छा, इसकी यूनिट क्या लिखेंगे, w होता तो ग्राम लिखते, v का मतलब वॉल्यूम की बात करें यहाँ पर ml, और यहाँ पर नीचे का जो v है वो किसको बता रहा है, ये पूरे सोल्यूशन को बताएगा, और इसकी यूनिट भी किस में आएगी, ml। और यहाँ पर जो आगे कुछ नंबर लिखा होगा ये किसकी बात करेगा, वो सोल्यूट का वॉल्यूम बताएगा। अब इस लाइन को अगर ओपन करके लिखा जाए तो हम क्या लिखेंगे बताओ, कहेंगे x ml क्यों लिखा मैंने, इससे पहले तो ग्राम लिखे, क्योंकि अब सोल्यूट को बताने वाला जो है वो v बोल रहा है, और v की यूनिट क्या हो जाएगी, ml। तो x ml ऑफ सोल्यूट, अब बताएंगे प्रेजेंट इन, अब बताओ सॉल्यूशन को बताना है और परसेंटेज की बात चल रही है, तो अब बताओगे 100, सॉल्यूशन परसेंटेज मतलब 100, लेकिन अब वॉल्यूम किस में लेना है, मतलब अब यहाँ पर कौन सी यूनिट यूज़ करना है 100 के लिए। अब बताओ यहाँ पर भी v यूज़ हुआ है तो मतलब ml, तो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, आ समझ में। तो ये इसका मतलब होता है, अगर कल को कहीं पर ऐसा लिख दिया जाए, ध्यान से समझना, 20% v/v सोल्यूशन है, इसका मतलब क्या समझोगे बताओ। कहीं पर आपको क्वेश्चन निकले आ जाए कि 20% v/v सोल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या समझ जाओगे, वहाँ पर अगर कोई चीज़ और कैलकुलेट करवा रहा है तो इस लाइन को अगर ओपन करके लिखिए तो आप यही तो कहोगे भाई। अब बताओ इसका मतलब ये 20 किसके लिए बताया, सोल्यूट के लिए, और यहाँ पर क्या v's क्या, अब बताओगे ml, क्योंकि ये किस में लिखा गया, सोल्यूट वाली जानकारी v में। अब बताओगे 20 ml ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन किस में, कैपिटल V। अब बताओगे 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ऐसा कुछ हो जाता है। ऐसा समझ में क्या करना है अगर ऐसा दिया जाता है तो। चलो अब इसको हटाए। चलिए यहीं पर एक बात और मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर दो आपको बताया गया, एक यहाँ पर नहीं लिखा है, मैं यहाँ पर आपको लिख करके बताता हूँ। एक और कंसंट्रेशन के टर्म्स, अगर कभी आपको ऐसा मिल जाए, ठीक है, परसेंटेज ऐसे लिख दिया जाए आपको मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, या फिर आपको यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट में ऐसे लिख सकता है W/V, ठीक है। तो अब आपको ध्यान देना इसका मतलब क्या होगा, अगर आपने समझा है, इससे पहले जो मैंने आपको बताया था आप यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है, क्या होगा। देखो इसका मतलब यहाँ पर अगर हमसे पूछा जाए W/V, ठीक है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज अगर किसी का भी पूछा जाए, ठीक है, ऑफ सोल्यूट अगर हमसे पूछा जाए सोल्यूट का, तो याद रखना यहाँ पर इस बार ऊपर वाली वैल्यू कौन है, सोल्यूट का, नीचे वाला सोल्यूशन का। तो अब हम यहाँ पर ऐसे बोलने वाले, इस चीज़ का ध्यान देना, मास ऑफ सोल्यूट, इसको आप वहाँ पर ऐड कर सकते हैं खुद अपने नोट्स में, ये तो आपको वहाँ पर है, मास ऑफ सोल्यूट अपान मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी यहाँ पर देखो ये v है ना, और v के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पर v के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पर वॉल्यूम। तो आप बताओगे यहाँ पर क्या बोलेंगे, वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। इस बार सोल्यूट का हमने मास लिया जबकि सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, क्योंकि हम कौन सी कंसंट्रेशन बता रहे हैं, मास बाई वॉल्यूम बता रहे हैं। और मास बाई वॉल्यूम का मतलब यहाँ पर क्या बताओगे, मास ऑफ सोल्यूट अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ये हम वहाँ पर बता रहे हैं। तो इस बात का आपको ध्यान देना है, ठीक है, ऐसा कुछ होगा।
तो चलिए अब यहाँ पर देखें इसको, एग्जाम्पल में अगर ऐसा आपको लिख दिया जाता है x% W/V, बताओ कोई इस लाइन को ओपन करके लिख सकता है? बताओ क्या लिख सकते हैं इसको, बताओ। यहाँ पर ये किसको बता रहा है? बताओ कि ये सोल्यूट को बता रहा है कि नहीं? ऊपर वाला तो हमेशा सोल्यूट को बताता है, तो इसकी यूनिट क्या लगाएं? ml लिख दें? नहीं, ग्राम। अच्छा, ये नीचे वाला जो टर्म्स है वो किसको बताता है? पूरे सोल्यूशन को। अगर हम सोल्यूशन की बात करते हैं तो बताओ इसके लिए क्या, इसके लिए भी ग्राम लिख दें? नहीं, ये वी का मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए यूनिट ml। अच्छा, ये आगे वाला टर्म किसको बताता है? सोल्यूट को। तो अब इस लाइन को लिखते हैं, आप बताओगे x क्या लिखे हैं, ml की ग्राम? हम कहेंगे सोल्यूट को बता रहे हैं ना, x ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन, x ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन। उसके बाद परसेंटेज का मतलब क्या? 100। अब बताओगे 100। अब कौन सी यूनिट लगाए बताओ? ये है सॉल्यूशन के लिए ml, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अगर आप ये सीख जाते हो तो अब कभी भी ऐसा न्यूमेरिकल्स कोई भी पूछा जाता है, ऐसा करके अगर टर्म, ऐसा कंसाइज फॉर्म उसका लिखा जाता है, उसके बाद आपसे कोई न्यूमेरिकल्स पूछे तो डरना नहीं वहाँ पर। उस लाइन को पहला काम आपका ये होगा कि आप उसको ओपन करके लिख डालें, और जब ओपन करके आप उसको लिख डालते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि उस पूरे सॉल्यूशन में सोल्यूट का कितना मास है और पूरा वॉल्यूम कितना है। ठीक है, अब आपको सोल्यूट की भी जानकारी मिल गई, पूरे सोल्यूशन की भी जानकारी मिल गई। अब जो भी चीज़ पूछी जा रही है तो जाहिर सी बात है इन्हीं के अंदर छुपा होगा और इसी की मदद से हम उसको सॉल्व करेंगे। तो ऐसा कुछ होता है तो आप इसको नोट कर सकते हैं अलग से, क्योंकि यहाँ पर ये बताया मैंने वो नहीं था, तो आप वो लिख सकते हैं क्योंकि आपके एनसीईआरटी वाली बुक में ये भी वहाँ पर लिखा गया। ठीक है, ये क्या था? परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम, मतलब W/V, ये वहाँ पर था। हो गया? तो चलिए हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और अगला कंसंट्रेशन का टर्म्स यहाँ पर कवर करते हैं। नेक्स्ट कंसंट्रेशन का जो टर्म यहाँ पर है वह है पार्ट्स पर मिलियन। कौन सा? यहाँ पर पार्ट्स पर मिलियन। तो इसका मतलब क्या होगा ये समझते हैं। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब ही होगा। अच्छा, परसेंटेज का मतलब क्या हो जाता है? परसेंटेज का मतलब ये हो जाता है अगर सब कुछ टोटल वहाँ पर 100 है तो उसमें कोई भी कंपोनेंट कितना है, ये तो था 100 में कितना है परसेंटेज। अब अगर हम बात करते हैं पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन का मतलब पता है 10 की पावर 6, मतलब 10 लाख। तो अब अगर बात करते हैं पार्ट्स पर मिलियन का मतलब ये हो जाता है, सिंपल सी लाइन, 10 लाख में कितना है, मतलब अगर 10 की पावर 6 टोटल पार्टिकल्स हों, टोटल मतलब पूरे सोल्यूशन का जो है जितने कंपोनेंट सबको मिला करके अगर वो 10 की पावर 6 हो, मतलब कि 10 लाख पार्टिकल उसके हों, उसमें से किसी एक कंपोनेंट्स के कितने पार्टिकल्स हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? पार्ट्स पर मिलियन। आया समझ में? तो क्या समझा बताओ? जैसे आपको परसेंटेज समझ में वैसे सेम यहाँ पर भी होता है। परसेंटेज कहता था भाई 100 में कितना है, हम इसमें कहेंगे 10 लाख में कितना है। ठीक है, अगर सब टोटल मिला करके 10 लाख है, उसमें से अगर पता चले 20 है, 50 है, 100 है, तो हम कहेंगे अगर 100 है तो बताओगे 100 ppm, मतलब 10 लाख में कितना ये 100 है। तो ये सिंपल सा तरीका आप वहाँ पर ये बताओ। आया समझ में? अब सवाल आता है कि कितना है, क्या अमाउंट किस में आप बता रहे हो? तो यहाँ पर आपको बताया गया, यहाँ पर अमाउंट आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। जैसे पहले तो यहाँ पर इसका डेफिनेशंस और फॉर्मूला देखते हैं, और आपको बताया हम परसेंटेज के अलावा पार्ट्स पर मिलियन में क्यों शिफ्ट हो रहे हैं। परसेंटेज भी तो हमें ठीक जानकारी देता था भाई 100 में कितना है, क्या ज़रूरत पड़ी कि हम 1 लाख की तरफ 10 लाख की तरफ जाने लगे, क्योंकि 1 मिलियन मतलब 10 लाख। तो अब कह रहा है कि 10 लाख की तरफ क्यों जा रहे हैं, वहाँ पर हम 100 का हिसाब बता देना। तो बताया गया जब हमारा सोल्यूट या फिर हमारा जो भी कंपोनेंट्स है वो क्या करता है, बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। क्या हो जाता है? बहुत ही कम मात्रा में। हो सकता है हम 100 के अंदर देखें तो उसकी मात्रा हमें हो सकता है नेग्लिजिबल दिखे, कह रहे हैं कि बहुत कम है। हम 100 के अंदर देखेंगे तो लगता है हमें दिख ही नहीं रहा है। लेकिन हाँ, जब हम क्या करते हैं वहाँ पर कि बहुत अधिक मात्रा में देखते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं वहाँ पर ऑल कंपोनेंट की मात्रा ज़्यादा कर देते हैं, मतलब जैसे 10 लाख कर दी, अब हो सकता है उसकी थोड़ी बहुत मात्रा वहाँ पर दिख रही। तो कहने का मतलब अगर हमसे कभी पूछा जाए, एनसीईआरटी में लाइन लिखी गई है कि पार्ट्स पर मिलियन का टर्म्स हम कब यूज़ करते हैं, ये कंसंट्रेशन का टर्म हम कब यूज़ करते हैं। अब बताओगे जब हमारा सोल्यूट बहुत ही ट्रेसेस अमाउंट में पाया जाता है, ट्रेसेस मतलब बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, तब हम क्या करते हैं, पीपीएम का यूज़ करते हैं। और अगर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे तो क्या पूछ सकता है, इसमें बताया गया कि हम कहाँ पर इसका ज़्यादातर यूज़ करते हैं पीपीएम को बताने के लिए। याद रखना, जैसे वाटर के अंदर कोई पॉल्यूटेंट है, उसकी कंसंट्रेशन को बताने के लिए हम पीपीएम का यूज़ करते हैं। और एयर में भी, जैसे एटमॉस्फेयर में भी अगर कोई भी गैस वगैरह अगर आगे वहाँ पर
ठीक है, कोई भी जहरीली गैस कुछ भी हो सकता है, अगर उसका पीपीएम आपको बताना है, वहाँ पर उसको बताने के लिए हम क्या करते हैं कि पीपीएम का यूज़ करते हैं। तो कहने का मतलब कि हम वाटर के अंदर और एयर में पॉल्यूटेंट की कंसंट्रेशन को बताने के लिए हम मेनली ज़्यादातर केसेस में हम पीपीएम का यूज़ करते हैं। ये थ्योरी में क्वेश्चन बन सकता है एनसीईआरटी में दिया। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या लिखते हैं। कहता है व्हेन अ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेसेस, मतलब बहुत कम मात्रा, क्वांटिटी, इट इज कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन पीपी। तो वहाँ पर ज़्यादा सुविधाजनक आपके लिए ये होगा कि जब बहुत कम मात्रा में है तो उसको एक बड़ी मात्रा के साथ देखी जाए। यही तो होता है। तब क्या हो जाता है, जब बहुत कम मात्रा में है तो उसको एक बड़े अमाउंट के साथ देखा जाए, तब हो सकता है उसमें उसकी अच्छी खासी मात्रा देखने को मिले। तो पार्ट्स पर मिलियन का टर्म्स यूज़ करते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा पीपीएम का नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट। जिस कंपोनेंट का आप पार्ट्स पर मिलियन देखने वाले हैं उसके कितने कंपोनेंट्स वो लिखो, और अपान टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इन सोल्यूशन, और पूरे सोल्यूशन में कितने कंपोनेंट्स उसके हैं वो लिखो, इंटू 10 की पावर 6। बताओ, ऐसे ही तो वहाँ पर भी होता था परसेंटेज में, जिस कंपोनेंट का निकालना है उसका मास, फिर टोटल का मास इंटू 100। लेकिन अब हम 10 तब 100 में देखते थे, लेकिन अब किस में देखने वाले हैं, 10 लाख में देखते हैं, मतलब 1 मिलियन में देखने वाले हैं, 1 मिलियन में, इसलिए 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये पार्ट्स किस में होगा, ये टोटल पार्ट्स क्या, ये नंबर क्या, कैसे, तो यहाँ पर बताया गया कि आप, ये एनसीईआरटी की लाइन कहता है कि पार्ट्स पर मिलियन को बताने के लिए मास अपान मास, वॉल्यूम अपान वॉल्यूम और मास अपान वॉल्यूम का टर्म आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब मास अपान मास का मतलब क्या, अगर हमें पीपीएम में बताना है और मास के साथ, तो बताओगे मास ऑफ कंपोनेंट, मतलब सोल्यूट बोलते हैं अगर हम लोग, आप बताओगे मास ऑफ सोल्यूट अपान टोटल मास ऑफ सोल्यूशन टू 10 की पावर 6। अगर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में देखना है तो आप बताओगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपान टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन टू 10 की पावर 6। अगर आप W/V के साथ देखना चाहते हैं तो बताओगे मास ऑफ सोल्यूट अपान वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 10 की पावर 6। तो आपसे कभी ऐसा पूछा जाए पार्ट्स पर मिलियन किसके लिए यूज़ होता है, W/W के लिए भी, V/V के लिए और V/W के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। आया समझ में। तो किसके लिए, मेनली जो ट्रेसेस अमाउंट होते हैं उनके लिए, और आपको बताया यहाँ पर एयर में और वाटर में पॉल्यूटेंट की कंसंट्रेशन को बताने के लिए हम इसका यूज़ ज़्यादातर करते हैं। चलिए बताया गया इन केस ऑफ परसेंटेज, ठीक है, कंसंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन को बताने के लिए बताया गया आपको W/W, V/V और W/V का यूज़ हम करते हैं। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं, जितना भी हम लोग पढ़े उस पर जुड़ा हुआ क्वेश्चन। यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, आपको ऐसे सॉल्व करना। कहता है 98% W/W इन aqueous H2SO4 सॉल्यूशन, फाइंड मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। कह रहे हैं कि मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा वहाँ पर। तो चलिए जब इसको हम सॉल्व करते हैं, याद रहे आपको पता चला क्या पूछा जा रहा है, मोलरिटी कैपिटल M आपसे पूछा जा रहा है, सॉरी मोलरिटी स्मॉल m पूछा जा रहा है। स्मॉल m क्या होगा, आपको बताया, मैंने हमेशा से बताया जो चीज़ पूछी जाए उसका फॉर्मूला लिख दो, लिख दे उसका फॉर्मूला। चलो लिखते हैं। आप बताओगे मोलरिटी का फॉर्मूला आ जाएगा WA इंटू 1000 अपान MA इंटू WB ना, WB, और ये किस में रहेगा, ग्राम में, तभी ऊपर 1000 कर दिए गए। यही फॉर्मूला आपको रखना है। बताओ, इतने सारे लोगों की ज़रूरत और यहाँ पर बस ये ऐसा कुछ लिख के छोड़ दिया। अब अगर इसको हम करते हैं तो कैसे लिखेंगे, समझो। लिखा है 98% W/W aqueous H2SO4। इसी लाइन को ओपन कर ले गए तो काम तो बन जाएगा। और ओपन करने का मतलब इसको हम लिखें तो यहाँ पर क्या बोलेंगे पता है, बताओ। अब हर कोई समझा चुके हैं। ये किसका है, सोल्यूट का। आप बताओगे 98 ग्राम ऑफ क्या, सोल्यूट। सोल्यूट कौन है, अब तो सोल्यूट का नाम भी लिख सकते हैं हम लोग। बताओ, सोल्यूट है H2SO4, तो हम कहेंगे 98 ग्राम ऑफ H2SO4, ठीक है, प्रेजेंट इन, परसेंटेज का मतलब क्या, 100। अब बताओ 100 क्या लिखें, सॉल्यूशन के लिए नीचे वाला टर्म होता है, ये भी W बन के बैठा है, इसका मतलब ग्राम। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, ये हो गया इस लाइन का मतलब। अब बताओ इसमें हमें क्या पता चल गया, W ये पता चल गया सोल्यूट का मास,
ठीक है। उसके बाद आपको पता है H2SO4 का मॉलिक्यूलर 98, ये तो पता है। अब फंसता कौन है यहाँ पर? WB। आपको पता है ये क्या है? पूरे सोल्यूशन का वॉल्यूम मास है, और ये हमें क्या चाहिए? सॉल्वेंट का मास चाहिए। बताओ सॉल्वेंट का मास निकालना हो तो क्या करोगे? पूरे सोल्यूशन के मास में से किसको घटा देंगे? सोल्यूट को मास के घटा देते हैं, तो 100 माइनस 98 करेंगे, कितना आ जाता है? 2 ग्राम। चलिए अब अगर मोलेलिटी को निकालते हैं तो यहाँ पर क्या रखेंगे? WA की यहाँ पर कितना रखते हैं? 98। सोल्यूट का मास कहाँ गया? ये सोल्यूट का मास इंटू 1000। फिर बताओ मॉलिक्यूलर वेट H2SO4 का पता होना चाहिए, वो कितना हो जाता है? 98। यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद क्या रखना था? WB। कौन होता है WB? यहाँ पर ये 2 ग्राम। तो 98 से 98 कैंसिल, 2 से क्या हो जाता है? 1000 कैंसिल, कितना आ जाएगा? 500 मोलेलिटी। हाँ समझ में? तो इसको नोट करना है, कोई ऑप्शन नहीं था यहाँ पर, आप ऐसे इसको सॉल्व करना। तो यहाँ पर आ जाता है 500 मोल पर किलोग्राम, क्योंकि मोलेलिटी की यूनिट क्या हो जाती है? मोल पर किलोग्राम। तो आप यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, इसमें भी आपको ऑप्शन नहीं दिया। कहता है 98% मास बाय वॉल्यूम इन एक्वस H2SO4 सॉल्यूशन, फाइंड मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इतना दिया गया। एक बार फिर से अगर इसको हम सॉल्व करें, और आप ध्यान दें, जब इसको सॉल्व करेंगे आपने देखा कि भाई मोलैलिटी पूछ रहा है। आप सबसे पहले क्या किया? मोलैलिटी का फॉर्मूला लिख के बैठ गए। आपने कहा फॉर्मूला तो यही होगा, WA इंटू 1000 अपान MA इंटू WB। अब सवाल आता है क्या पता है क्या नहीं पता है। अगर हम बात करते हैं 98% जो यहाँ पर लिखा गया है, W बाई क्या लिखा है बताओ इस बार? V क्या है? एक्वस H2SO4। चलिए इस लाइन को ओपन करो, देखो क्या क्या मिलता और क्या चीज़ अभी बची रह जाती। तो अगर इसको हम देखते हैं, इस बार देखना W बाई V लिखा गया। आप बताओगे 98 क्या? W कौन बता रहे? ग्राम। मास को सोल्यूट को बताएगा 98 ग्राम ऑफ H2SO4, ठीक है, प्रेजेंट इन। अब बताओगे 100, सॉल्यूशन को बोलने जा रहे हैं 100 क्या? V का मतलब ml, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। चलिए अब देखते हैं इतने से हमें क्या क्या चीज़ें मिल गई। WA मिल गया, कितना? सोल्यूट का मास 98। MA तो हम पहचान रहे H2SO4 है। ये फंसेगा क्या जा करके? यहाँ पर सॉल्वेंट का मास फंसेगा। अब सो लेते हैं सॉल्वेंट का मास है तो इसको क्या करें? बताओ क्या आपको पूरे सोल्यूशन का मास दिया है जिसमें से 98 घटा दे, फिर पिछले वाला क्वेश्चन आ जाए? अब बताओगे नहीं, इस बार तो वॉल्यूम है। अब क्या करें? अब कैसे सॉल्वेंट का मास निकालें? सबसे बड़ा टास्क घूम फिर के सॉल्वेंट के मास के ही आती है। तो याद रखना यहाँ पर जब सॉल्वेंट के मास की बात आएगी तो हम क्या करते हैं? पहले मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं दी गई जानकारी से। किसको? सॉल्यूशन का मास। अगर सॉल्यूशन का मास पता चल जाए पूरे सॉल्यूशन का तो 98 घटा देंगे, आपको इसका मास पता चल जाएगा, ठीक है, सॉल्वेंट का। तो मास बराबर सबको पता है वॉल्यूम इंटू क्या चलता है? डेंसिटी। वॉल्यूम है पूरे सॉल्यूशन का कितना है? 100 ml, और डेंसिटी क्वेश्चन में दिया है कितना? 1.86। आप इसको सॉल्व करेंगे 186 क्या आ जाता है? इतना ग्राम। 186 ग्राम आ जाता है। मतलब पूरे सोल्यूशन का वॉल्यूम हमने निकाल लिया। कैसे? मास निकाल लिया कैसे? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी का कॉन्सेप्ट लगा के 186 आ जाता है। बताओ तो WV कितना आ जाएगा? बताओगे 186 पूरे सोल्यूशन के वॉल्यूम में से 98 सोल्यूट का वॉल्यूम मास घटा देते हैं, पूरे सोल्यूशन के मास से सोल्यूट का मास घटा देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे 88 ग्राम आ जाता है। बताओ सारी चीज़ें आ गई। अब इस फॉर्मूले पर रख करके सॉल्व करते हैं। मोलैलिटी बराबर WA कितना है? 98, फिर 1000 रख दिया। उसके बाद क्या करें बताओ? मॉलिक्यूलर वेट सोल्यूट का 98, और यहाँ पर कितना रखना है? 88। ये कैंसिल हो जाएगा और आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये लगभग आप बताओगे यहाँ पर सब कुछ सही है ना? अब तक 11.36 के आसपास आ जाता है। आए समझ में?
तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं था आपको डायरेक्टली ऐसा सॉल्व करना, तो मैंने ऐसा क्वेश्चन लिख दिया था, आपको सॉल्व करके ट्राई करना था। चलिए इसको हटाए। अब देखो यहाँ पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंसंट्रेशन, ये मैंने आपको वॉल्यूमेट्रिक में भी बताया था, यहाँ पर भी देखते हैं क्योंकि कंसंट्रेशन यहीं पर खत्म होगा। इसके बाद अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंसंट्रेशन, अगर हमसे कभी ऐसा पूछा जाए, ठीक है, कौन कंसंट्रेशन का टर्म है जो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, कौन सा कंसंट्रेशन का टर्म है जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, तो याद रखना ऐसे कोई भी कंसंट्रेशन के टर्म जिसके पास वॉल्यूम का टर्म आपको देखने को मिल जाता है, उसका कंसंट्रेशन का टर्म वॉल्यूम से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो इसका मतलब आप बताओगे कि वो वॉल्यूम क्या अगर जुड़ा है तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। क्यों? क्योंकि आपको बताया अगर टेम्परेचर में चेंजेस करते हैं तो वॉल्यूम में चेंजेस आता है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, घटा देते हैं तो घट जाता है। इसमें अगर हम टेम्परेचर में बदलाव करते हैं तो वॉल्यूम में बदलाव होगा, और वॉल्यूम में बदलाव होगा तो वॉल्यूम से जुड़ा हुआ जो कंसंट्रेशन का टर्म्स होगा उसमें बदलाव होगा। इसलिए यहाँ पर बताया गया सबसे पहले टेम्परेचर डिपेंडेंस, और इसमें कौन देता है परसेंटेज, आप बताओगे मास बाई वॉल्यूम, ये भी आ जाता है। आपको दिख रहा है यहाँ पर वॉल्यूम। आपको बताया स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन, अच्छा स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन मैंने आपको बताया नहीं ना, लेकिन ग्राम पर लीटर लिखा है, इसका मतलब आप क्या बताओगे? अगर कहीं पे स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन आप बताओगे यहाँ पर पूरा 1 लीटर सोल्यूशन में, ठीक है, इसका मतलब ऐसा कह सकते हैं यहाँ पर, अगर ये सोल्यूशन आप यूनिट से भी आप पता कर सकते हो, यहाँ पर क्या हो जाता है 1 लीटर सोल्यूशन। मैंने कहा सबका अपना तरीका है कि हम कैसे बता दें कंसंट्रेशन को। तो 1 लीटर सोल्यूशन में सोल्यूट के कितने ग्राम प्रेजेंट है, यहाँ पर देख रहे हैं आप क्या, मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, इन ग्राम। इसी को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन। तो आपको पता है यहाँ पर भी हम क्या यूज कर रहे हैं, 1 लीटर सोल्यूशन में सोल्यूट के जितने मास प्रेजेंट होते हैं उसको स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ पर भी तो लीटर आ गया इस कंसंट्रेशन के टर्म। इसके अलावा मोलरिटी में N/V, नॉर्मलिटी ग्राम, ग्राम इक्विवेलेंट अपान वॉल्यूम, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर भी मोलरिटी मोल अपान वॉल्यूम था। ये सब के सब वॉल्यूम से जुड़े थे, यहाँ पर सब टेम्परेचर डिपेंडेंट है। और यहाँ पर बताओ मास बाई मास वॉल्यूम से जुड़ा है, नहीं, तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। मोल फ्रैक्शन में क्या बताया था, मोल अपान मोल ही था, नहीं। इसके अलावा मोलरिटी में क्या था, N/W चल रहा था, नहीं है वॉल्यूम। इसके बाद ppm अगर आपको ऐसा नॉर्मली दे दिया जाता है, कुछ भी टर्म्स ना दे तो याद रखना इसको यहाँ पर रखना, लेकिन अगर ppm में मेंशन कर दे वहाँ पर, ठीक है, मास बाई वॉल्यूम ऐसा टर्म्स है, तब आपको देखना है कि उसके अंदर वॉल्यूम है कि नहीं। कि इसको बताने के कई तरीके थे ppm को, लेकिन अगर कुछ भी ना मेंशन करे तो आप यहाँ पर इंडिपेंडेंट वाले में लगा देना, ठीक है। अगर कुछ भी ना बोले कि हम किसके साथ देख रहे, केवल ppm बोलते तो इंडिपेंडेंट में रखना। चलो यहाँ पर एक लाइन आती है, यहाँ पर आपसे बोला जाता है कि 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन इज मोर कंसंट्रेट देन 1 मोलर। कह रहे हैं कि 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन है वो ज़्यादा कंसंट्रेट है देन 1 मोलर। तो ये याद रखना हमेशा आपको, अगर कंसंट्रेशन की बात आती है, कंसंट्रेशन की बात आती है तो यहाँ पर 1 मोलर है और क्या हो जाता है 1 मोलर। तो याद रखना यहाँ पर ये ज़्यादा होगा किससे, इनसे। अगर कभी सॉल्यूशन में कुछ मेंशन ना हो तो ये मान के चला करो, अगर ऐसा केवल ऐसा डायरेक्टली पूछ ले तो सॉल्यूशन की डेंसिटी को 1 मान करके ही ऑब्जर्व किया जाता है। अगर कोई भी सॉल्यूशन है उसमें डेंसिटी वगैरह कुछ भी चर्चा नहीं किया है, कह रहे बताओ 1 मोलर है और 1 मोलल है, एक कैपिटल एम है और एक स्मॉल एम है, सब 1-1 के साथ है। तो पूछा जी ज़्यादा कंसंट्रेट कौन होगा, तो बताना 1 मोलर ज़्यादा होगा, मतलब कैपिटल एम ज़्यादा होगा और 1 स्मॉल एम से, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में ऐसा डेंसिटी वगैरह की चर्चा नहीं करता है तो याद रखना कि उस क्वेश्चन उसकी डेंसिटी अपने आप से मान लेना 1। हाँ, अगर कुछ ऐसा बोले इसकी डेंसिटी इतनी है उतनी है, तो मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, याद है रिलेशन क्या था, स्मॉल एम बराबर 1000 इंटू कैपिटल एम अपान 1000 इंटू डी माइनस कैपिटल एम टू, आप बताओगे मास ऑफ द, वहाँ पर आप बताओगे मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट सोल्यूट था। तो वो आपको एक रिलेशन में इनके बीच में बताया, लेकिन अगर ऐसा कंपेरिजन करता है तो बताना कैपिटल एम ज़्यादा होता है स्मॉल एम से, ये लाइन याद रखना। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन में जो दूसरा टॉपिक, अभी हमने पहला ही टॉपिक कवर किया, वो क्या था, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का टर्म कंप्लीट किए हैं। अब आते हैं यहाँ पर सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब कि कितना ज़्यादा घोल सकते हैं हम किसी सोल्यूट को, या फिर कितना घुल सकता है कोई भी सोल्यूट किसी सोल्यूशन में, मैक्सिमम से मैक्सिमम। तो इसके लिए यहाँ पर कुछ कंडीशंस बनाते हैं। देखो, अगर मान लेते हैं यहाँ पर
बताया गया स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट हो जाए। स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट हो और साथ ही साथ क्या हो जाएगा वहां पर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर हो, मतलब एक फिक्स टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ सोल्यूट की बात, सॉल्वेंट की बात की जाए। अब किसी सोल्यूट को मान लेते हैं हम यहाँ पर लेके आते हैं कि उसको सोल्यूट को, तो कहा गया कि अगर हमने क्या किया यहाँ पर सॉल्वेंट का वॉल्यूम फिक्स कर दिया, सॉल्वेंट का अमाउंट फिक्स कर दिया और वहाँ पर टेम्परेचर फिक्स कर दिया, उस फिक्स अमाउंट और टेम्परेचर पर कोई भी सोल्यूट जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम वहाँ पर डिज़ोल्व हो पाएगा, उसका मैक्सिमम जितना अमाउंट डिज़ोल्व हो पाएगा वही उसका क्या कहलाता है, सॉल्युबिलिटी। आ समझ में? तो सॉल्युबिलिटी भी घुमा फिरा के कंसंट्रेशन का ही टर्म्स होता है कि आप बताओगे यहाँ पर कोई फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में और एक फिक्स टेम्परेचर पे कोई सॉलिड जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम उसके अंदर घुल सकता है वही उसका क्या कहलाता है, सॉल्युबिलिटी। पूरा डिक्टो एनसीईआरटी की ही लैंग्वेज है वहाँ पर। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर बोलता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स अ मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिजोल्व इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। तो एक फिक्स टेम्परेचर पे एक फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कोई भी सॉल्यूट जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम घुल सकता है वही उसका सॉल्युबिलिटी कहलाता है। वही आपको यहाँ पर बताया गया। चलो अब यहाँ पर बात करते हैं, सॉल्युबिलिटी तो आपने देख लिया क्या होता है, लेकिन अब चर्चा होगी कि कोई सॉल्यूट कितना ज़्यादा घुल सकता है, वो किस किस बातों पे डिपेंड कर सकता है। ठीक है, किन किन बातों पे डिपेंड कर सकता है, आखिर क्या चेंजेस कर दे जिसकी वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ या फिर घट जाए। तो कुछ फैक्टर्स हैं यहाँ पर, उस पर हम ध्यान देते हैं। तो कहा गया सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। कुछ फैक्टर्स पे वो डिपेंड करेगा। जैसे पहला बताया गया आपको नेचर ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, जो नेचर ऑफ सब्सटेंस मतलब सोल्यूट का नेचर, सोल्यूट हमारा आयनिक है, ठीक है, या फिर नॉन आयनिक है, कैसा है, ये सारी बातों पे भी वहाँ पर डिपेंड करेगा कि वो ज़्यादा घुलेगा कि कम घुलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर कहता है सिमिलर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर या फिर साइन। एक कॉन्सेप्ट चलता है यहाँ पर, आगे हम लोग देखेंगे। ऐसा देखा जाता है कि अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल की साइज लगभग आसपास होती है, जिन दो लोगों को आपस में मिलाना चाहते हैं, एक सोल्यूशन बनाना चाहते हैं, अगर उनके पार्टिकल की साइज आसपास होती है तो एक दूसरे में बहुत मस्त में घुल मिल जाते हैं। तो इसलिए पार्टिकल साइज होती है तो उनके इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन भी अच्छे होते हैं। ये जब मैं आपको आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर आपको अच्छे समझ में आएगा। इसके अलावा कहता है हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट। ये जो लाइन है इसका मतलब यहाँ पर हम इसको ऐसा कह सकते हैं, ये बताना चाहता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। कह रहा है कि ये भी मायने रखता है आप किसको किस में घोल रहे हैं, मतलब कैसा सॉल्वेंट। ठीक है, आप उसको पानी में डाल रहे हैं, बेंजीन में डाल रहे हैं, अल्कोहल में डाल रहे हैं, एसिटिक एसिड में डाल रहे हैं, किसी सॉलिड को कहाँ पर घोल रहे हैं, ये भी मायने रखता है। ठीक है, हो सकता है वाटर में डाला तो कुछ ज़्यादा टूट गया, अच्छी सॉल्बिलिटी, अल्कोहल में कम, बेंजीन में और कम, एसिटिक एसिड में हो सकता है कुछ हो रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट में हो सकता है वही एक पर्टिकुलर सॉल्यूट को घोला जा रहा है। डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट में किसी में बहुत अच्छा घुल जाता है, किसी में घुलता ही नहीं, किसी में बहुत पुअर डिजोल्व होता है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर नेचर ऑफ सॉल्वेंट का भी एक बहुत रोल होता है। ठीक है, जैसे कि वाटर की बात करते हैं, हर किसी को पता है वाटर को एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। पता है क्यों? वाटर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने अंदर डिजोल्व कर ले जाता है। उसका रीज़न छुपा है उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू में। वाटर के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू काफ़ी हाई होती है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने अंदर डिजोल्व करता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट का भी दर्जा दिया जाता है। फिर लास्ट वाली लाइन कहता है केमिकल इंटरेक्शंस। केमिकल इंटरेक्शंस का मतलब यहाँ पर यह है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे में घुलना पसंद करते हैं कि नहीं करते, एक दूसरे को पसंद करते हैं कि नहीं, और पसंद तभी करेंगे दोनों सेम नेचर के होंगे। तो लाइक डिजोल्व लाइक का मतलब ये होता है, ये कहने का मतलब सिंपल सा है, अगर एक पोलर सोल्यूट है और सॉल्वेंट पोलर है, दोनों आपस मस्त में घुल जाएंगे। नॉन पोलर सोल्यूट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, घुल जाएंगे। लेकिन एक पोलर को नॉन पोलर में डाला, अब उतना अच्छा नहीं घुलेगा। तो कहने का मतलब लाइक डिजोल्व लाइक, जो जिस नेचर का होगा उसी नेचर के सॉल्वेंट में अच्छे में घुलेगा। तो इसका मतलब होता है लाइक डिजोल्व लाइक। ये लाइन आपको मिलेगी पूरी ऑर्गेनिक में। ठीक है, जब हम लोग क्या करते हैं वहाँ पर, जब सॉल्युबिलिटी की बात आएगी तो वहाँ पर हाइड्रोकार्बन से ये लाइन बार बार आपको मिलेगी, लाइक डिजोल्व लाइक। ठीक है,
तो ये हो गया कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ फैक्टर हैं जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे। जो सबसे मेन फैक्टर होंगे वो होंगे टेम्परेचर और प्रेशर। तो टेम्परेचर प्रेशर, ये तो जो लाइनें अभी आपको बताया, नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, वहाँ पर क्या हो जाता है, केमिकल इंटरेक्शंस, ये सब तो चलो ठीक है मायने रखते हैं। लेकिन जिस पे हम लोग स्टडी करने वाले वो हमारा क्या होगा, वहाँ पर नेचर ऑफ सॉरी वहाँ पर आप बताओगे टेम्परेचर और प्रेशर। तो टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट हम लोग को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर। और हमारे पास केवल दो केसेस हैं यहाँ पर सॉल्युबिलिटी को पढ़ने के लिए। एक पहला केस होगा जब कोई सॉलिड हो, सॉलिड कोई सोल्यूट हो, उसको पानी में डाला जाए, मतलब लिक्विड में डाला जाए, तब क्या होगा। और जब किसी गैस को किसी लिक्विड में डिसॉल्व किया जाए तो क्या होगा। तो वही दो टॉपिक्स यहाँ पर पढ़ना है। तो पहला हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, आपको बताया जा रहा है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। हम क्या करते हैं, सॉलिड की सॉल्युबिलिटी देखने वाले हैं अगर लिक्विड में इसको डाला जाए तो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि होता क्या है। अगर कोई सोल्यूट है, ठीक है, वो कैसा है, सॉलिड फॉर्म में, हम किसी लिक्विड में डाल देते हैं, सॉल्वेंट में, और सॉल्वेंट हमारा क्या हो जाता है, लिक्विड। इसको जब इसमें घोलते हैं, याद रखना यहाँ पर हो जाएगा, घुलता जाएगा और क्या बनता जाएगा बताओ, सॉल्यूशन बनता चला जाएगा। सोल्यूट इसका मतलब पहले एकदम बड़ा बड़ा ऐसा देख लेना, ऐसा क्रिस्टल रूप में था, ठीक है, क्रिस्टल रूप में था, बड़े बड़े पार्टिकल थे वहाँ पर सॉलिड के, आप वहाँ पर लिक्विड में डालते जा रहे, वो धीरे धीरे घुलता जा रहा है, घुलता जा रहा है। तो मतलब घुलता जाएगा, सोल्यूशन क्या हो जाएगा, बनता जाएगा, और धीरे धीरे जैसे जैसे वो घुलता जाएगा सोल्यूशन की कंसंट्रेशन भी बढ़ती चली जाती। अच्छा, आपको पता है इसी प्रोसेस को एक नाम दिया जाता है, इसको कहते हैं डिसोल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको, डिसोल्यूशन। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं वहाँ पर डिसोल्यूशन। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पार्टिकल वहाँ पर बड़ा सा पार्टिकल था, घुल करके वहाँ पर अब आपको दिख ही नहीं रहा है। ऐसा भी हो सकता है वहाँ पर जो पार्टिकल गया सॉलिड, वो किसी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलता है, अपनी जैसे छोटे छोटे पार्टिकल से मिल मिल करके फिर से क्या करे, वो क्रिस्टल बनाने लगे। और अगर ऐसा करता है तो इसका मतलब वो पीछे जा रहा है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं वहाँ पर, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। आया समझ में। तो जब कोई सॉलिड पार्टिकल्स लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है और सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है, तो उस दौरान याद रखना दो प्रोसेस चलते हैं। सोल्यूट जैसे जैसे घुलता जाएगा, इस प्रोसेस को कहते हैं उसका डिसोल्यूशन होता चला जा रहा है। और जैसे जैसे अगर सॉलिड के छोटे छोटे पार्टिकल्स, जैसे मान लेते हैं पहले वो बड़ा पार्टिकल्स था, अब वो घुलता गया, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स बनाता गया ऐसे। लेकिन अगर ऐसा होने लगे उस छोटे छोटे पार्टिकल्स फिर से मिल करके उस पार्टिकल को बनाने लगे सॉलिड को, तो इस प्रोसेस को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन, इसको कहते हैं डिसोल्यूशन। तो ये डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन दोनों चलते रहते हैं। और ज़्यादातर ये देखा गया जब किसी सॉलिड को हम क्या करते हैं, किसी लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, ज़्यादातर केसेस की मैं बात कर रहा हूँ, वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। और एंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब ये हो जाता है कि जैसे जैसे आप उसको हीट करेंगे वो पहले से और ज़्यादा घुलने लगेगा। मतलब हीट करते जाएंगे तो उसका डिसोल्यूशन क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। और आपको पता है अगर हीट करके हम किसी रिएक्शंस को आगे लेके जा रहे हैं, मतलब धक्के मार के लेके जा रहे हैं, तो ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं भाई ये तो एंडोथर्मिक हो जाता है। क्या हो जाता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। और एंडोथर्मिक मतलब डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाती है। अब जितना ज़्यादा हीट देंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपका सॉल्यूट उसमें घुलता चला जाएगा, ठीक है। इसका मतलब अगर ठंडा करते जाएंगे तो वो क्या करेगा, पीछे जाएगा। और पीछे कौन सा प्रोसेस होगा, क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ पर मैंने आपको टेम्परेचर का भी इफेक्ट समझा दिया। अगर आप ध्यान दें तो मैंने आपको बताया सोल्यूट सॉलिड था, सॉल्वेंट में घुलता जा रहा है, वहाँ पर आगे बढ़ता जा रहा है, सोल्यूशन बनाता जा रहा है। जैसे जैसे घुलता जाएगा सोल्यूशन बनता जाएगा, सोल्यूशन और भी ज़्यादा गाढ़ा और भी ज़्यादा कंसनट्रेट होता जाता है। और ज़्यादातर केसेस में देखा गया ये क्या हो जाता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। मतलब जितना ज़्यादा हीट देंगे उतना ज़्यादा वो घुलता जाएगा। आप सिंपल सा एग्जांपल चीनी ले ले और उसको पानी में डाल दे, शुगर के क्रिस्टल्स ले पानी में डाल दे, पहले आप उसको ऐसे धीरे धीरे वहाँ पर घोलेंगे, बहुत स्लोली घुलेगा। लेकिन आप उसको गर्म पानी में डालें तो क्या होगा, आप देखें वहाँ पर चीनी डाला जल्दी सब घुल गए। इसका मतलब वहाँ पर क्या हो जाता है, वो हीट मिल रही है ना उसको, तो क्या कर जाता है, ये डिसोल्यूशन प्रोसेस को बढ़ा देगा और जल्दी से उसमें घुल जाएगा। और तो चल इसको अगर फिर से उसको ठंडा करने लगते हैं तो हो सकता है ऐसा भी वहाँ पर क्या हो जाता है कि उसके क्रिस्टल जो छोटे छोटे पार्टिकल थे मिल करके फिर से क्या करते हैं, उस सॉलिड पार्टिकल को फिर से बड़े बड़े क्रिस्टल्स बनाने लगे। तो इसको कहते हैं क्रिस्टलाइजेशंस,
ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं जो मैंने आपको समझाया क्या लिखा है। चलिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड कहता है व्हेन अ सॉलिड सोल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट सम सोल्यूट डिसॉल्व्स एंड इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीजेस इन सॉल्यूशन। जैसे सोल्यूट डिसॉल्व होता जाएगा उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसोल्यूशन, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन कहते हैं। फिर बताइए सम सोल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन कोलाइड्स विद द solid solute particles and get separated out is known as a solution, this known as crystallization। वही मैंने आपको बताया, आगे बढ़ना मतलब डिसोल्यूशन। अगर वहीं पर कुछ सोल्यूट पार्टिकल आपस में एक दूसरे के साथ चिपकते जाए, कोलाइड करते जाए, फिर जो सोल्यूट को बनाते जाएं, सॉलिड वाले सोल्यूट को, उसको कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। और ये मेनली कौन सा प्रोसेस होता है? एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, याद रखना। और यहाँ पर अगर मैं टेम्परेचर का इफेक्ट तुम्हें बताऊँ, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो टॉपिक चल रहा है, तो यहाँ पर मेनली ये देखा जाता है, ये दो टॉपिक्स आपको यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। बताइए कि अगर वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, ज़्यादातर केसेस में होता है, लेकिन अगर कोई ऐसा निकल जाए तो अलग बात है। तो वहाँ पर ये देखा जाता है कि आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वहाँ पर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है? बताओ सोच के, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, ऐसा कुछ वहाँ पर होता है। लेकिन हाँ, एक लाइन हो सकता है आपसे असर्शन रीजन में पूछा जाए, वो इफेक्ट ऑफ प्रेशर होगा। प्रेशर के इफेक्ट की बात आएगी, ये हर किसी को याद रखना है। आप खुद सोचो, आपको क्या लगता है अभी के लिए? सोचो, टेम्परेचर का तो आपने बताया कि हाँ, जब टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो सॉलिड पार्टिकल और ज़्यादा वहाँ पर घुलता जाएगा। अगर मैं वहाँ पर प्रेशर बढ़ाता जाऊँ, ठीक है, जिस कंटेनर में रहे वहाँ पर बाहर से प्रेशर बढ़ा दिया जाए, तो अब क्या होगा? क्या सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, घट जाएगी, कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा? ये सारी चीज़ें अगर आपको देखा जाए तो याद रखना, यहाँ पर एक लाइन में आपको बता दूँ, नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस बात को हर किसी को नोट करना है, वहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि हम अगर किसी के ऊपर प्रेशर लगाते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा क्या करते हैं? कंप्रेस कर सकते हैं, उनके पार्टिकल को करीब ला सकते हैं। बताओ, यही तो कर सकते हैं। प्रेशर लगाएंगे, पार्टिकल हो सकता है दूर दूर से, उनको दबाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो ज़्यादा करीब आ सकते हैं। और यहाँ पर ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा रीजन में आपसे पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी की लाइन है। तो वहाँ पर ये कहता है कि इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कहता है कि वहाँ पर कौन कौन है, पहले सोल्यूशन में देखो तो अब बताओगे लिक्विड है और सॉलिड वाला पार्टिकल, यही तो है ये दो लोग। तो कहता है कि ये जो लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं और सॉलिड पार्टिकल, ये पहले से ही कंडेंस्ड फॉर्म में होते हैं, हाईली कंडेंस होते हैं, पहले से ही उनके पार्टिकल बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं। और प्रेशर लगा करके उसमें हम बहुत ज़्यादा कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं डाल पाते। आया समझ में? प्रेशर लगा के क्या कर सकते? पार्टिकल को करीब ला सकते हैं, लेकिन वो पार्टिकल पहले से ही मैक्सिमम करीब में है, एक दूसरे के पास पास है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के पास, पहले से ही कंप्रेस्ड फॉर्म में है। तो प्रेशर लगा के उनको हम क्या कर सकते हैं? और कंप्रेस नहीं कर सकते। यहाँ पर लाइन लिखता है, वहाँ पर क्या हो जाता है? वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, जिसकी वजह से कोई भी सिग्निफिकेंट इफेक्ट प्रेशर का अगर एक सॉलिड को हम लिक्विड में डालते हैं तो वहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ता। इसको लिख लेना हर कोई, अगर आप नोट्स बना रहे हो। जो मैंने आपको बताया, प्रेशर को कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? बताओ क्यों नहीं पड़ेगा? तो आप यही लाइन बताओगे, क्योंकि लिक्विड और सॉलिड पहले से ही हाईली कंप्रेस्ड फॉर्म में होते हैं। प्रेशर लगा करके अब उसको हम और कंप्रेस नहीं कर सकते। मतलब एक लाइन लिखता है वहाँ पर इनकम्प्रेसिबल होते हैं, मतलब उनको कंप्रेस नहीं कर सकते, वो पहले से ही अपने कंप्रेस्ड फॉर्म में, जिसकी वजह से आप अगर प्रेशर को बढ़ाते घटाते हो तो वहाँ पर उनके सॉल्युबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये लाइन हर कोई ज़रूर याद रखना, असर्शन रीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे बताओ? सॉल्युबिलिटी। और सॉल्युबिलिटी में क्या पढ़ रहे थे हम लोग? जब किसी सॉलिड पार्टिकल को लिक्विड में डाला जाता है तो क्या क्या फ़र्क पड़ेगा, और वो सारी चीज़ें। टेम्परेचर का फ़र्क पड़ेगा, अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है, टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, और इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इससे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो अगला टॉपिक आ रहा है यहाँ पर, वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं जल्दी में। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। अगर हम बात करते हैं कि अब हम क्या करने वाले, किसी गैस को लिक्विड में घोल रहे हैं, अभी सॉलिड को डाल रहे थे, ठीक है, हमने पूरा प्रोसेस देखा, लेकिन अगर सॉलिड इस बार हमारा सोल्यूट एक गैस है, हम चाहते हैं वो गैस जाकर के उसके अंदर घुल जाए,
तो अब यहाँ पर याद रखना, गैस को हम क्या करते हैं, सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट कैसा है, लिक्विड, उसको डालेंगे, सॉल्यूशन बनाएगा। और हमेशा याद रखना कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अगर एक गैस को आप पानी के अंदर घोलना चाहते हो, लिक्विड के अंदर घोलना चाहते हो, ठीक है, तो याद रखना कि अगर वो घुलेगा तो हीट बाहर निकालेगा, क्योंकि वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए हमको क्या क्या देखना है, वो सारी चीज़ें। तो सबसे पहले यहाँ पर आप बताओ कि जब गैस सॉल्वेंट में घुल रहा है तो सॉल्यूशन बनाएगा, फिर यहाँ से ये एक फॉरवर्ड में जा रहा है, बैकवर्ड में जा रहा है, एक इक्विलिब्रियम बना करके घुलता है वहाँ पर। मेनी गैसेज डिजॉल्व इन वाटर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉलोइंग टाइप ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो एक इक्विलिब्रियम बना करके वहाँ पर घुलते हैं। हम यहाँ पर ज़्यादातर सॉल्वेंट कौन सा उठाते हैं, वाटर ही उठाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बताया गया कि चलो ठीक है, ये तो हो गया कैसे घुलते हैं, क्या होता है। एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब ये घुलेंगे तो हीट बाहर निकालेंगे। तो सबसे मैंने यहाँ पर मैंने कहा कि हमारा टारगेट होगा टेम्परेचर और प्रेशर के इफेक्ट को देखना। तो हम यहाँ पर बात करते हैं प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा, ठीक है। मतलब एक गैस है, उसको हम पानी में घोल रहे हैं, वाटर में घोल रहे हैं, और अगर हम वहाँ पर प्रेशर लगाते जाएं, क्या कोई फ़र्क पड़ेगा। सॉलिड वाला तो कह रहा था भाई चाहे जितना प्रेशर लगा लो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये गैस को अगर लिक्विड में डालेंगे तो यहाँ पर क्या फ़र्क पड़ेगा, उसकी अगर बात करते हैं तो देखो, उसको बताने के लिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, नाम है हेनरीज लॉ। हेनरी अपना लॉ यहाँ पर बताने जा रहा है। चलिए यहाँ पर क्या होगा वो मैं आपको समझाता हूँ। हेनरी का अगर आप एनसीईआरटी रीड करेंगे तो ऐसा कुछ वहाँ पर बनाया गया है। एक कंटेनर है, मान लेते हैं यहाँ पर ऐसा लिक्विड भरा था, ठीक है, ऐसा लिक्विड भरा था। अब यहाँ पर कुछ गैसेस हैं, ऐसे कुछ था, ठीक है, और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा था, ऐसे W1 नाम का एक ब्लॉक था, ठीक है, ऐसे कोई ब्लॉक था W1 नाम का। तो पता चला जैसे हमने यहाँ पर ब्लॉक रखा तो इसमें कुछ लोग जाके घुल गए। फिर आगे क्या हुआ, फिर से एक ऑब्जर्वेशन किया गया, अब ये ऑब्जर्वेशन यहाँ पर किया गया। जब यहाँ पर हेनरी ने क्या किया, ब्लॉक के नंबर बढ़ा दिए, और जब ब्लॉक के नंबर वहाँ पर बढ़ा दिए तो पता चला अब गैसेस ज़्यादा उस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होने लगे। पहले एक छोटा सा ब्लॉक रखा तो उसने थोड़ा सा प्रेशर लगाया होगा, जब थोड़ा सा प्रेशर तो बस थोड़ी सी ही गैस जाकर के उस लिक्विड में घुली। फिर जब उन्होंने ब्लॉक के नंबर का ये W1 नाम का, ये W2 नाम का, W3 नाम का ब्लॉक और रख दिया, और जो रख दिया पता चला भाई बहुत ज़्यादा गैसेस जाके डिसॉल्व होने लगे। तो सवाल आता हुआ क्या यहाँ पर, तो ब्लॉक रखने की वजह से क्या हुआ, ब्लॉक उसको दबा रहा होगा, उसके ऊपर क्या लगा होगा, प्रेशर, और प्रेशर लगा तो गैसेस और डिसॉल्व होने को तैयार हो गए। तो इसका मतलब यहाँ पर समझ में आया हेनरी को कि भाई अगर हम क्या करते हैं, प्रेशर बढ़ाते जाते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाएगा कि अब गैस पहले से भी ज़्यादा डिसॉल्व होने लगती है। तो अब यहाँ पर उन्होंने अपना एक लॉ दे दिया जिसको हेनरीज लॉ कहते हैं। क्या था यहाँ पर देखते हैं, दिस सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट विच इट इज डिसॉल्व। तो यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि कितनी सॉल्युबिलिटी गैस की वहाँ पर होगी किसी लिक्विड के अंदर, वो तो डिपेंड करेगा एक फिक्स टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखा है, इस बात का भी ध्यान देना, ठीक है। तो वो उसके ऊपर वाले लगने वाले प्रेशर के ही क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये बात वहाँ पर बताएगी कि मतलब उनका मानना था कि मान लेते हैं x उसकी सॉल्युबिलिटी है, और x यहाँ पर जो सॉल्युबिलिटी का टर्म, सॉल्युबिलिटी मतलब कंसंट्रेशन, सोचना कंसंट्रेशन के बहुत सारे टर्म्स हम लोग पढ़ के आए हैं अभी वहाँ पर। तो उन्होंने कंसंट्रेशन का जो टर्म या फिर सॉल्युबिलिटी का जो टर्म उठाया उसका नाम उठाया, उन्होंने कहा कि मोल फ्रैक्शन। x मतलब मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। तो सॉल्यूट का कितना मोल फ्रैक्शन वहां पर डिसॉल्व होगा या फिर उसकी कितनी सॉल्युबिलिटी होगी, सॉल्युबिलिटी मोल फ्रैक्शन एक ही चीज है, वो उसके ऊपर लगने वाले पार्शियल प्रेशर के ही क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कौन बोल रहा है ये सब, हेनरी बोल रहा है। इसका मतलब x बराबर क्या हो जाएगा, P। ये लगने वाला प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती चली जाएगी। तो x बराबर P आ जाता है। तो यहाँ पर डायरेक्टली सोल्यूट के साइन को हटाने के लिए वहाँ पर एक कांस्टेंट k की एंट्री कराई जाती है, या फिर k डैश बना देते हैं, इंटू P आ जाता है।
तो अब P बराबर अगर आप देखेंगे तो याद रखना 1/K डैश इंटू एक्स आ जाता है। अब इसको मैं सही से लिख रहा हूँ, एनसीईआरटी में डायरेक्टली लिखा है, मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। होता क्या है, क्योंकि ये स्टेटमेंट वहाँ पर लिखा है, लेकिन फाइनली फॉर्मूला लिखते हैं। अब 1/K, K की डैश क्या है, एक कांस्टेंट है, 1/K भी कांस्टेंट ही होगा। इसको हटा करके यहाँ पर, इसको हटा करके वो क्या करते हैं वहाँ पर, ठीक है, इसको हटा करके एक नया और अच्छा कांस्टेंट लाते हैं, नाम है KH इंटू एक्स। तो याद रहे जो KH अभी लिखा गया है वो कोई और नहीं, कौन है, वही है हेनरी के कांस्टेंट। ठीक है, आप बताओगे हेनरीज कांस्टेंट। तो ये है फाइनल फॉर्मूला जो आपको ध्यान देना है। आया समझ में? ये है फाइनल फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, ये आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। और याद रखना यहाँ पर P बराबर KH इंटू एक्स हो जाता है, ये हेनरी ने दिया। और आज के समय में ये सॉल्युबिलिटी जो यहाँ पर x मानी गई है, जो हेनरी ने माना, आज के समय में लोग जो मन करता है वो मान लेते हैं। कोई मोलैरिटी मान लेता है, कोई मोलैलिटी मान लेता है, जो कुछ भी उनको अच्छा लगता है वो मान लेता है। ठीक है, लेकिन हाँ, अब सवाल आता है उन्होंने क्या माना है, उसकी बात हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, आपको पता है मोल फ्रैक्शन की यूनिट क्या होती है, मोल फ्रैक्शन की यूनिट क्या होती है? तो आप बताओगे, यहाँ पर बताओ मोल अपान मोल क्या हो सकता है, कोई यूनिट नहीं। अगर हमसे यहाँ पर जो KH है जिसको कहते हैं हेनरी कांस्टेंट, अगर हेनरी कांस्टेंट की यूनिट हमसे पूछी जाए तो बताओगे यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, कोई यूनिट नहीं, मतलब जो प्रेशर की यूनिट वही। तो यूनिट ऑफ KH अगर हमसे पूछा जाए तो हम क्या बोलेंगे, यूनिट ऑफ प्रेशर। जो प्रेशर की यूनिट होगी वही किसका यूनिट हो जाएगा, यहां पर आप बताओगे KH की यूनिट हो जाएगी। अब सवाल आता है कि अगर कभी भी क्वेश्चंस में आपको वहां पर, जैसे कि अभी तक जो भी अच्छे क्वेश्चंस बने जो एनसीईआरटी के हिसाब से बनेगा, तो सॉल्युबिलिटी वहां पर मोल फ्रैक्शन को ही लिया जाएगा। लेकिन अगर हायर और अच्छा क्वेश्चंस बनाते हैं वहां पर, तो वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर KH की यूनिट आपको पता है, अगर वहां पर सॉल्युबिलिटी x होगी, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ही होगा सॉल्युबिलिटी का काम करेगा, तो KH की यूनिट जो होगी वो किसकी यूनिट के बराबर होगा, प्रेशर। ATM बार, जिसमें प्रेशर है उसी में KH की यूनिट भी आएगी। लेकिन अगर KH की यूनिट बदल जाए, आप देखिए कुछ और यूनिट है प्रेशर के अलावा, इसका मतलब उन्होंने कंसंट्रेशन का ये जो टर्म्स हम मान के चल रहे थे x, अब उसको बदल दिया। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर ध्यान देना। जैसे मान लेते हैं KH की यूनिट उन्होंने कुछ ऐसे बता दिया वहाँ पर, ATM, और उसके बाद वहाँ पर मान लेते हैं कि वैसे, ठीक है, वहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर ये ATM किलोग्राम, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, ATM किलोग्राम ही रखते हैं, किलोग्राम मोल इनवर्स, ऐसे कोई भी एक डाटा दे दे। अब सवाल आता है क्या यहाँ पर हमारा इससे काम हो जाएगा, नहीं। अब आपको वहाँ पर ये देखना है कि ATM तो आया होगा किससे, प्रेशर से। अब KH का फॉर्मूला जो यूनिट को देख करके बनाना पड़ेगा, इसके लिए प्रेशर। और आप बताओ कि किलोग्राम पर मोल है, इसका मतलब यहाँ पर जो यूनिट है मोल पर किलोग्राम रहा होगा, और किलोग्राम चला गया हो ऊपर। और आपको बताइए मोल पर किलोग्राम किसकी यूनिट है, मोलैलिटी की। इसका मतलब वहाँ पर फॉर्मूला KH बराबर ये यूज़ किया गया है। और जब P बराबर आप लिखोगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, KH इंटू स्मॉल m, मतलब कि मोलैलिटी। ये थोड़ा सा रेयर केस है, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अगर ऐसा कुछ आता है तो आपको ये ध्यान देना है। आया समझ में? ठीक है, वो आपको वहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो आपका सिंपल सा फॉर्मूला ये होगा। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि अगर KH की यूनिट को देख करके हम समझ जाएंगे कि वहाँ पर क्या फॉर्मूला है। नॉर्मली जो बनेगा वो ये बनेगा, P बराबर KH इंटू एक्स। और KH की यूनिट अगर प्रेशर की यूनिट ही से केवल है, वहाँ पर कह देता है इतना ATM है KH की वैल्यू, तो इसका मतलब आप तुरंत के समझ लेना यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज़ करेगा। लेकिन अगर मैंने कहा यहाँ पर आप देख रहे हैं ATM किलोग्राम पर मोल लिख दिया, आप सवाल आता है ये क्या हो गया। इसका मतलब कि यहाँ पर कंसंट्रेशन का कोई टर्म्स और यूज़ किया गया मोल फ्रैक्शन की जगह पे। तो और वहाँ पर पता चला कि जब हमने यूनिट से देखा, उसको खंगाला, तो पता चला ये कोई और नहीं, वहाँ पर उन्होंने किसको रख दिया, मोलैलिटी। ठीक है, तो ये टर्म्स एक स्पेशल केसेस के केसेस में लगेगा। लेकिन फिर से यहाँ पर हेनरी कांस्टेंट क्या बताता है, हेनरी लॉ बताता था, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे गैस की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ती चली जाती है। और मेन फार्मूला इनका जो निकल के आया, P बराबर KH इंटू एक्स, यही एक फार्मूला आपके NCERT की बुक में लिखा गया है हेनरी के लिए। ठीक है, तो यही लिखा गया, तो इस बात को आपको ध्यान देना। तो यहाँ पर बताया गया x जो है वो क्या हो जाता है, मोल फ्रैक्शन है। P यहाँ पर जो यूज़ किया गया वो पार्शियल प्रेशर है, और x डायरेक्टली प्रेशर किसके हो जाता है, P के। अब मैं पूरा चीज़ मिटा रहा हूँ यहाँ पर,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको ये बताया गया है, पूरा डेरिवेशंस किया गया है। तो x डायरेक्टली सोल्व पी के हो जाता है, और डायरेक्ट सोल्व के साइन को हटाया तो एक कांस्टेंट k डैश, जिसको हेनरी लॉ सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट कहते हैं, और फिर p बराबर 1 अपान k डैश इंटू एक्स आ जाएगा। 1 अपान k डैश को ही रिप्लेस किया गया, जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है kh। तो फॉर्मूला p बराबर आ जाएगा kh इंटू एक्स, और kh यहाँ पर हो जाता है हेनरी लॉ कांस्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है यहाँ पर? हेनरी लॉ कांस्टेंट यहाँ पर बनके तैयार हो जाता है। बताया गया यहाँ पर, जहाँ पर हमने मोल फ्रैक्शन रखा तो वहाँ पर दूसरा कोई टर्म्स और रखा जा सकता है, इस बात का ध्यान देना। जैसे कि वहाँ पर अब अगर मैं आपको बताऊँ कि आप मास भी बता सकते हो, कुछ भी बता सकते हो, मतलब कि प्रेशर अगर बढ़ाते जाएंगे तो जाहिर सी बात है उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, मतलब उसका ज़्यादा मास घुलेगा, ज़्यादा मोलरिटी घुलेगी, ज़्यादा वहाँ पर आप कह सकते हैं क्या उसका मोल फ्रैक्शन घुलेगा, तो हम ज़्यादा वहाँ पर घुलता चला जाता है। तो वही आप यहाँ पर थोड़ा सा भी आगे देखना, यहाँ पर पहले ये लाइन रीड करता हूँ। हेनरी लॉ कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर एक्सप्रेसिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन टर्म्स ऑफ मास पर वॉल्यूम। कह रहे हैं मास पर वॉल्यूम के भी हिसाब से अगर बताना हो तो हम बता सकते हैं। कहा गया मास ऑफ गैस डिसॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ solvent at a given temperature is directly proportional to the pressure to gas in equilibrium of solution। कह रहे कितना मास सोल्यूट का डिसॉल्व होगा, ये मास वो भी डायरेक्टली किसके डिपेंड करेगा? प्रेशर की। जाहिर सी बात है ज़्यादा सॉल्युबिलिटी तो ज़्यादा मास घुलेगा, तो मास भी क्या हो जाएगा? प्रेशर के डायरेक्टली होगा, मतलब ये सोल्यूट का कितना मास घुलेगा वो लगने वाले प्रेशर पे ही निर्भर करेगा। तो यहाँ पर डायरेक्टली के साइन को हटाते, यहाँ पर m बराबर KH हटा देते, क्योंकि यहाँ का जो है कांस्टेंट वो हेनरी कांस्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना। तो m बराबर k इंटू पी कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्मॉल m है और स्मॉल m मास ऑफ गैस डिसॉल्व इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है, p प्रेशर ऑफ गैस इन इक्विलिब्रियम विद सॉल्यूशन है। तो ये आपको यहाँ पर बताया गया। अब यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं हम KH के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर KH ही क्वेश्चन का सबसे मेन कारण होगा, ठीक है। तो बताओगे यहाँ पर हेनरी लॉ तो आपने पढ़ लिया, लेकिन यहाँ से जो निकल के आया है हेनरी कांस्टेंट KH, उस पर क्वेश्चन बनाते हैं। तो चलिए वहाँ पर देखते हैं क्या क्या टाइप का क्वेश्चन वहाँ पर बन सकता है। पहली बात तो यहाँ पर आपको बता दूँ मैं, KH एक कांस्टेंट है। वो किसका कांस्टेंट है? पूरे सॉल्यूशन का कांस्टेंट है, गैस का कांस्टेंट है कि सॉल्वेंट का कांस्टेंट है? अगर आपसे बोला जाए तो याद रखना वो किसका कांस्टेंट है, वो कहाँ से आता है? वो गैसेस से आता है। डिफरेंट गैसेस के लिए KH की वैल्यू क्या हो जाती है? डिफरेंट आती है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं वहाँ पर ऑक्सीजन के लिए कुछ और, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कुछ और, हीलियम के लिए कुछ और, नाइट्रोजन के लिए कुछ और, तो डिफरेंट गैसेस के लिए KH की वैल्यू क्या हो जाती है? डिफरेंट। तो KH की वैल्यू जो कांस्टेंट टर्म्स है वो कहाँ पर किस बात पर डिपेंड करती है? अब बताओ, वो गैस के ऊपर डिपेंड करती है कि डिफरेंट गैसेस की एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वैल्यू डिफरेंट आती है। तो ये आपको बताया गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट KH पे चर्चा हो रही है। बताया गया यूनिट सेम एज दोज ऑफ द प्रेशर, जैसे कि टॉर और बार। ये तब बात की जा रही है जब प्रेशर बराबर आपका KH इंटू एक्स, मोल फ्रैक्शन एज अ सॉल्युबिलिटी मोल फ्रैक्शन यूज़ किया जा रहा है। तो इसकी कोई यूनिट नहीं, मतलब ये बराबर इनके। तो यहाँ पर कह रहे हैं डिफरेंट गैसेस हैव अ डिफरेंट KH वैल्यू। डिफरेंट गैसेस के लिए KH की वैल्यू क्या होगी? आपको डिफरेंट देखने को मिलती है। फिर बताया गया था KH वैल्यू ऑफ अ गैसेस इज डिफरेंट इन डिफरेंट सॉल्वेंट एंड इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ पर याद रखना। KH की वैल्यू डिफरेंट गैसेस की फिक्स होती है, लेकिन अगर हम कभी टेम्परेचर को बढ़ा दें, ठीक है, तो KH की वैल्यू याद रखना वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाती है। तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। NCERT में वहाँ पर लाइनें दी गई हैं, टेबल बनाया गया है कि अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे नापा गया उसकी वैल्यू कुछ और, टेम्परेचर को बढ़ाया गया तो उसकी वैल्यू कुछ और आ जाती है। इसका मतलब याद रखना कि हाई टेम्परेचर पे KH की वैल्यू हाई आएगी, लो पे लो आती है। किसी एक पर्टिकुलर गैस पे अगर देखें तो जैसे ऑक्सीजन का है 298 पे कुछ हो सकता है, 3 समथिंग पे कुछ और हो सकता है। तो इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने पर यह ऑब्जर्व किया गया KH की वैल्यू बढ़ती है। अच्छा, अगर हम देखते हैं क्या सॉल्युबिलिटी का भी KH का कुछ रिलेशन है, तो अब बताओगे अभी पढ़ के आ रहे हैं P बराबर KH इंटू एक्स। सॉल्युबिलिटी का मतलब x, तो KH बराबर क्या हो जाएगा बताओ? P अपान एक्स। अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट कर दें, पर्टिकुलर फिक्स प्रेशर की बात करते हैं, तो KH का x के साथ कैसा रिलेशन बताओ? इनवर्स का है। इसका मतलब क्या यहाँ पर बताना चाहता है कि अगर यहाँ पर देखा जाए कि KH की वैल्यू ज़्यादा किसी गैस के लिए फिक्स टेम्परेचर पे, तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाती है। तो यहाँ पर हमने एक बात और सीखी, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो KH तो बढ़ता ही है, साथ साथ यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं?
सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी बताओ, सॉल्युबिलिटी घटने लगती है, याद रखना। तो इसका मतलब समझ में आया कि अगर कल को 4 गैसेस XYZ करके आपको दे दिया जाए और उनके KH की वैल्यू दे दी जाए और उनकी सॉल्युबिलिटी पूछी जाए, तो बताओगे KH की वैल्यू का उल्टा क्या हो जाएगा, उनकी सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर। 2024 नीट में पूछा गया क्वेश्चंस, वहाँ पर यही दिया गया था, KH की वैल्यू दिया गया, ठीक है, और उसके बाद सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर पूछा गया था। और बताओगे KH की वैल्यू का जस्ट उल्टा ऑर्डर क्या आ जाएगा, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर वहाँ पर आ जाता है। आया समझ में। तो KH की यूनिट के बारे में देखा, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस में इसकी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट, और टेम्परेचर बढ़ाने पर इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। और रिलेशन से भी लग रहा है कि KH की वैल्यू क्या हो जाती है, अगर एक फिक्स टेम्परेचर है, कई गैसेज हैं जिसकी KH की वैल्यू ज़्यादा, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर वही लाइन आपको लिखा गया, हायर द वैल्यू ऑफ KH ऑफ अ गैस लोअर विल बी इट्स सॉल्युबिलिटी। तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। KH की वैल्यू ज़्यादा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगला हम लोग बात करते हैं यहाँ पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के इफेक्ट की बात करते हैं और यहाँ पर आपको बताया गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में क्या होता है। आप खुद बताओ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था गैस को हम क्या करते हैं, जब लिक्विड में डालते हैं, बताओ, तो ये सॉल्यूशन तो बना रहा है, लेकिन मैंने प्रोसेस कहा था भाई ये एक्सोथर्मिक है, और ले चैटेलियस प्रिंसिपल हमें सिखाता है, ठीक है, कि अगर कोई एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बताओ रिएक्शन फॉरवर्ड में कि बैकवर्ड, क्योंकि ये खुद हीट निकाल रहा है आगे चल के, तो आप बताओगे उस हीट को खत्म करने के चक्कर में रिएक्शन को पीछे लेके जाएगा। अब बताओगे यहाँ पर क्या हो जाता है, पीछे जाने का मतलब क्या, अब ये गैस अलग हो जाएगी लिक्विड से, मतलब सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। तो इस बात का हर किसी को ध्यान देना है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, टेम्परेचर घटाया जाएगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, इस बात का ध्यान देना। आया समझ में। तो वही आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड डिक्रीजेस विथ राइज इन टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी घट जाती है। द डिसोल्यूशन प्रोसेस ऑफ अ गैस इज एक्सोथर्मिक। ये लाइन याद रखना, कल को आपसे ऐसा पूछ ले, ये लाइन ऊपर वाला बता दे, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर, असर्शन में आप बताओगे हाँ सही बोल रहा है। फिर रीजन में क्या लिख दे कि आप बताओगे हाँ ये भी सही एक्सप्लेनेशन में जा रहा है। तो बताओगे यही चीज, द डिसोल्यूशन प्रोसेस ऑफ गैस इज एक्सोथर्मिक एंड अकॉर्डिंग टू ले चैटेलियस प्रिंसिपल द सॉल्युबिलिटी डिक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। क्योंकि एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है और एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर जाहिर सी बात है सॉल्युबिलिटी उसकी घट ही जाएगी। आया समझ में। तो ऐसा कुछ वहाँ पर है। तो पहले मैं इसके कुछ 2-3 एप्लीकेशंस आपको बताता हूँ, फिर इसके बाद 2-3 क्वेश्चन है उसको करते हैं। अब प्रेशर और टेम्परेचर का कुछ कहानी लिखा है आपके एनसीईआरटी की बुक में। जैसे अगर प्रेशर की बात करते हैं तो हमने क्या पढ़ा बताओ, प्रेशर अगर बढ़ाते जाओगे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर यही बताया जाता है कि अगर क्या हो जाता है, जो स्क्यूबा डाइवर्स होते हैं, जो समुद्री गोताखोर होते हैं, जो समुद्र में नीचे जाते हैं पूरा कॉस्ट्यूम वगैरह पहन करके और वहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह लेकर के जाते हैं, तो बताया जाता है वो समुद्र में जब बहुत गहराई पे जाते हैं, जाहिर सी बात है जब नीचे चले गए तो वाटर का जो भी प्रेशर होगा, इतना ऊंचाई से लेकर के नीचे तक पूरा वाटर उनके ऊपर तो प्रेशर डालेगा ही डालेगा। जो सिलेंडर उनके पास है, ऑक्सीजन सिलेंडर है, तो वो जब ऑक्सीजन को लेते हैं तो उनके इसके ऊपर क्या होता है, जो प्रेशर्स पड़ते हैं, ठीक है, बॉडी पे जो प्रेशर पड़ता है वाटर का, और आपको पता है ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है तो वो जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, आपको पता है केवल ऑक्सीजन नहीं, उसमें क्या होता है नाइट्रोजन गैस भी मिला होता है, जिससे कि आसानी से ऑक्सीजन डिजॉल्व होती रहे। तो अब क्या हो जाता है कि प्रेशर जब पड़ता है ना, तो प्रेशर पड़ने की वजह के उनके ब्लड में क्या हो जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन या फिर जो गैसेज वो डिजॉल्व हो जाती है, क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा तो गैसेज ज़्यादा डिजॉल्व हो जाती है। लेकिन दिक्कत क्या हो जाती है, उस समय तो बहुत अच्छी बात है डिजॉल्व होती जा रही है, लेकिन जब वो गहराई से फिर ऊपर आते हैं, समुद्र तल पे ऊंचाई पे आते हैं, बाहर आने लगते हैं, आते हैं तो क्या हो जाता है, धीरे धीरे प्रेशर कम हो जाएगा वहाँ पर। और जब प्रेशर कम होता है तो जैसे ही प्रेशर कम होता है ना, उनके ब्लड में जो ऑक्सीजन, जो भी गैसेस थे, नाइट्रोजन गैसेस, क्योंकि वो भी डिजॉल्व हो गया, नाइट्रोजन भी, जैसे प्रेशर कम होगा तो वो ब्लड से निकल कर भागने लगते हैं, और ब्लड से जब जल्दी जल्दी निकलने लगते हैं, प्रेशर कम होता है, तो वहाँ पर बबल्स बनने लगते हैं। क्या बन जाते हैं, बबल्स, जिनको मेडिकल की भाषा में इसको बेंड्स के नाम से जाना जाता है। कौन से नाम, बेंड्स। तो वहाँ पर बेंड्स का फॉर्मेशन होने लगता है, और जो कि बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है और डेंजरस टू लाइफ होता है, ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है। इसीलिए बताया गया कि वहाँ पर ये ऐसा ना हो, बेंड्स का फॉर्मेशन ना हो या फिर कम से कम बने,
तो उसके लिए वहाँ पर क्या करते हैं, उस ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है उसमें नाइट्रोजन गैस तो थी, उसमें क्या करते हैं कुछ परसेंट वहाँ पर हीलियम गैस को भी डाल दिया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर आप बताओगे उसको मिला दिया जाता है, जिससे कि क्या हो जाएगी, आप बताओगे कि वहाँ पर ये बेंड्स का फॉर्मेशन ना आए, समझ में। और क्या एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में बताया गया, कहा गया जो हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं, बहुत ऊंचाई वाली जगहों पर रहते हैं, वहाँ पर क्या हो जाता है, प्रेशर कम होता है। जब प्रेशर कम होता है तो उनके बॉडी के ऊपर भी प्रेशर कम लगेगा। तो वहाँ पर क्या हो जाता है, जब वो जो ऑक्सीजन लेते हैं एटमॉस्फेयर के तरफ, तो उनके ब्लड में वो क्या हो जाता है, बहुत कम डिजोल्व हो पाता है, क्योंकि डिजोल्व होने के लिए एक प्रेशर की ज़रूरत है। जैसे हम नॉर्मली अगर सतह पे हैं तो हम ऐसा मान लेते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो उतने में हमारा काम चल जाता है, सब कुछ अच्छा रहता है। लेकिन बहुत हाई ऊंचाई पे कोई जाता है तो वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, ठीक है, तो जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन, एक तो ऑक्सीजन की भी कमी होगी वहाँ पर। लेकिन हम बात करते हैं वहाँ पर कि चलो जो भी ऑक्सीजन हमने ले लिया वो तो ब्लड में, वो भी क्या हो जाता है, ले लिया, हमारे फेफड़ों ने लिया, लेकिन क्या हो जाता है वो ब्लड में जल्दी डिजोल्व नहीं होता उतना अच्छे से, क्योंकि डिजोल्व होने के लिए प्रेशर की भी थोड़ी ज़रूरत पड़ती है, तो प्रेशर उतना रहता नहीं। इसी की वजह से उनको क्या हो जाता है, वहाँ पर सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत होती है और उनका क्या हो जाता है, थोड़ा सा सोचने समझने में भी दिक्कत आती है। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं टेम्परेचर के इफेक्ट की बात करते हैं, टेम्परेचर के इफेक्ट को बताने के लिए आपको बात बताता है, कहता है कि जैसे कि अभी हमने देखा टेम्परेचर बढ़ता है, सॉल्बिलिटी क्या हो जाती है, घट जाती है। तो ऐसे अगर एक कहानी आपको बताई जाए कि अगर एक्वाटिक एनिमल्स जो होते हैं, जो जलीय जीव होते हैं, अगर हमसे पूछा जाए, ठीक है, उनके लिए कौन सा मौसम उनको ज़्यादा अच्छा लगता होगा, एक गर्मी का मौसम कि ठंडी का मौसम। तो याद रखना कि गर्मी के मौसम में क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो जो ऑक्सीजन उस वाटर में डिजोल्व हुई है, ठीक है, उसकी सॉल्बिलिटी ज़्यादा नहीं, कम होगी, मतलब अब कम ऑक्सीजन डिजोल्व होगा वहाँ पर, और ऑक्सीजन कम होगा तो उनको क्या हो जाती है, दिक्कतें ज़्यादा होती है। और अगर ठंडी का मौसम मतलब टेम्परेचर कम तो सॉल्बिलिटी ज़्यादा। तो इसीलिए अगर कोल्ड जो है वेदर होते हैं, कोल्ड एटमॉस्फेयर जब होता है वहाँ पर, तो उनके लिए कुछ ज़्यादा अच्छा होता है, किसके लिए, एक्वाटिक एनिमल्स के लिए, क्योंकि टेम्परेचर कम होगा तो सॉल्बिलिटी ज़्यादा, क्योंकि आपको पता चल रहा है इसका उल्टा ही तो होगा भाई, अगर टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्बिलिटी कम तो टेम्परेचर घटाने पर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, सॉल्युबिलिटी वो ज़्यादा हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर आती है, आया समझ में। तो चलो अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, थ्योरेटिकल पोर्शन इसके कंप्लीट हुए। अब आते हैं क्वेश्चन, नीट 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, द हेनरी लॉ कांस्टेंट KH, वैल्यू ऑफ 3 गैसेस A, B and C, 145, 2 × 10⁻⁵ और यहाँ पर 35 किलो बार रेस्पेक्टिवली। द सॉल्युबिलिटी ऑफ दीज गैसेज इन वाटर, फॉलो द ऑर्डर। तो अब देखो यहाँ पर सबके सब किलो बार यूनिट के साथ है, ये भी, क्योंकि लास्ट में रेस्पेक्टिव बता रहे, केवल इसी के साथ किलो बार है, सबके साथ। तो अभी आपको मैंने कहा ये क्या दिया है हमें, KH की वैल्यू। तो हमारा कॉन्सेप्ट कहता है KH और सॉल्युबिलिटी के बीच में उल्टा रिलेशन चलता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि जिसके KH की वैल्यू सबसे कम होगी भाई, उसी की सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो पहले ढूंढो यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू किसकी है। आप बताओ ये सेकंड वाला 10⁻⁻⁵ में, ठीक है, तो आप बताओ ये सबसे छोटी वैल्यू मतलब B वाला, आप बताओगे B वाला ज़्यादा, ये दो ऑप्शन में चल रहा है। उसके बाद 145 है, जबकि केवल 35 से 35 है, तो कौन, C वाला आ जाएगा। फिर उसके बाद कौन आ जाएगा, A। तो बताओगे A ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जिसकी वैल्यू सबसे कम, आप बताओगे क्या हो जाता है, वही सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी। तो B की सबसे कम थी, उसके बाद C का नंबर, और सबसे बड़ी वैल्यू A की थी, तो उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम हो जाएगी। तो A वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए और क्वेश्चन बताइए यहाँ पर। चलिए यहाँ पर बताइए, फिर से बताइए, द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट KH फॉर सम गैसेज इतना इज गिवन बिलो, अरेंज द गैसेज इन द सॉल्वेंट। फिर से वही सेम है, हीलियम का बताया गया किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे इतना है, हाइड्रोजन का इतना है, नाइट्रोजन कितना ऑक्सीजन, ये डाटा आपके एनसीईआरटी में एक टेबल में दिया है, वही यहाँ पर रख दिया गया क्वेश्चन में। तो आपको फिर से वही सेम कॉन्सेप्ट बताया, क्या KH का उल्टा क्या हो जाएगा वहाँ पर, सॉल्बिलिटी। तो ढूंढो, आपको अगर सबसे बड़ा ढूंढना है तो बताओ सबसे छोटी वैल्यू किसकी आ रही है, 76, 34, ये आप बताओगे ऑक्सीजन सबसे छोटा है ना, ये 34। उसके बाद किसका नंबर आएगा, हाइड्रोजन का 69 है। उसके बाद किसका नंबर आएगा, ये हो गया। फिर उसके बाद नाइट्रोजन, फिर सबसे बड़ी वैल्यू हीलियम की आ रही है, तो बताओगे कौन सा, फर्स्ट यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक और हम लोग यहाँ पर न्यूमेरिकल्स देखते हैं।
कहा गया H2S इज अ टॉक्सिक गैस, एक टॉक्सिक गैस है, इज यूज इन क्वालिटेटिव एनालिसिस इफ सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट STP इज इतना, बता रहे सॉल्युबिलिटी और किस में दे दिया, मोलैलिटी में दे दिया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ KH। अच्छा एक बात अच्छी है, यहाँ पर KH की वैल्यू पूछेगा और यूनिट कौन सा यूज़ किया गया, बार, मतलब तो हमें पता चला है कि फॉर्मूला हमें यहाँ पर वही यूज़ करना है, कौन सा, आप बताओगे प्रेशर बराबर मैंने कहा था KH इंटू एक्स, तो KH बराबर आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है तो P अपान क्या करना है, x, पार्शियल प्रेशर अपान मोल फ्रैक्शन। सवाल था तो चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको ये तो नहीं दिया है ना, आपको तो यहाँ पर मोलैलिटी दिया है, अब मोल फ्रैक्शन तो पता ही नहीं है, और बिना मोल फ्रैक्शन को आप सॉल्व नहीं कर सकते, यूनिट बार के साथ है और बार के साथ तभी आएगा जब सॉल्वेबिलिटी का टर्म यहाँ पर किस में होगा, मोल फ्रैक्शन में होगा। तो सवाल आता है कोई रिलेशन पता है क्या, मोलैलिटी दिया है, मोलैलिटी की मदद से हम क्या निकाल सकते हैं सॉल्वेबिलिटी, अब बताओगे हाँ, XA अपान XB बराबर मोलैलिटी इंटू मॉलिकुलर वेट सॉल्वेंट अपान 1000, है समझ में। तो XA की वैल्यू निकालनी है तो XB तो नहीं पता है, कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे लिख देते हैं, XA मतलब सोल्यूट, B का मतलब सॉल्वेंट है, याद रखना, इसकी जहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स से लिख सकते हैं, बताओ, क्योंकि हमें XB भी नहीं पता है तो जो चीज़ हमें याद पता करनी है उसी के टर्म में इसको लिख देते हैं। मोलैलिटी आपको बताया गया 0.195 और MB की बात करते हैं, मॉलिकुलर वेट किसका है, सॉल्वेंट का, कौन है सॉल्वेंट यहाँ पर, सॉल्वेंट वाटर, वाटर का कितना हो जाता है 18 और यहाँ पर 1000, ये कैंसिल हो जाएगा कितना 55.55 आ जाता है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, ये यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये इधर जाएंगे, तो 55.55 XA बराबर यहाँ पर 0.195 माइनस 0.195 XA। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये माइनस का टर्म इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है। जब यहाँ पर आकर के वो प्लस होगा तो इसको अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर 55.55 यहाँ पर 0 फिर XA प्लस इसको कर देते हैं यहाँ पर कितना 0.195 XA बराबर 0.195 ना, ऐसे ही। अब इसको जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर बताओ क्या हो जाता है, ये यहाँ पर ये 5 आ जाएगा, ठीक है, 9 5 14, ठीक है, 1 5 1 6 7, ठीक है, इतना XA बराबर 0.195, XA बराबर जब हम निकालेंगे 0.195 अपान 55.745, अब इसको कैलकुलेट करते हैं लगभग 3.5 इंटू 10 की पावर माइनस 4 के आसपास आ जाता है, ठीक है, 3.5 लिख रहा हूँ तो ये 3 आ जाता है, सॉरी, ठीक है। तो अब यहाँ पर लगभग इतना आ जाता है, कैलकुलेट करेंगे 3.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 आ जाता है, और जब इस वैल्यू को यहाँ पर रखते हैं तो आपको बताया KH बराबर, ठीक है, तो आप बताओ कि P अपान X, और X की वैल्यू यहाँ पर आपको पता चल गया कितना 3.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3, ठीक है, और प्रेशर आपको बताया यहाँ पर STP बताया गया तो लगभग 1 ATM हो जाता है, 3.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं लगभग वैल्यू आप अगर सॉल्व करेंगे 285 के आसपास आता है, तो आप बताओगे जो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हम उसी को टिक कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक करते हैं आज हम लोग, अगले टर्न पे हम लोग क्या करते हैं, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो कहने का मतलब सॉल्युबिलिटी और कंसंट्रेशन का टर्म हो चुका है कंप्लीट, अगले टर्न पे हम लोग यहाँ पर वेपर प्रेशर जो यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट होगा उसको सीखेंगे। तो आज इतना करते हैं, थैंक यू।